सो हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। ये एंशियंट हिस्ट्री मैराथन का थर्ड पार्ट का वीडियो है। सबसे पहले तो सॉरी गाइस, हमने ऐसा बोला था कि 2 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हमें एंशियंट हिस्ट्री के मैराथन की जो मतलब ओवरऑल रिवीजन है उसकी 3 पार्ट्स में वीडियो लानी पड़ी। ठीक है, 2 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, ये थर्ड वीडियो है। हमने अभी तक क्या क्या देखा, पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा स्टोन एज। क्या देखा? स्टोन एज के बारे में देखा, मतलब कि कैसे धीरे धीरे करके ह्यूमन बीइंग में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने क्या देखा? आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा। ठीक, बहुत लोगों का ऐसा मानना, मतलब बहुत हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब खत्म हुआ, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइनेशन का क्या रीजन रहा? आर्यंस का इन्वेजन। और जब आर्यंस का इन्वेजन हुआ तो वहां से क्या हुआ? वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ। ठीक है, वहीं जहां पे नॉर्थ में वैदिक पीरियड चल रहा था, साउथ में क्या चल रहा था? संगम एज चल रहा था। संगम एज। ठीक, नॉर्थ में वैदिक पीरियड और साउथ में संगम एज। जब ये दोनों साथ में एंड होता है तो फिर क्या स्टार्ट होता है? हमारा मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के वक्त में ही जैनिज्म और बुद्धिज्म डेवलप कर रहे थे। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो हम टाइम लैग के हिसाब से यहाँ तक हमने कवर कर रखा है। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में हमने कवर किया है। ठीक, इसके बाद हम क्या देखेंगे? पोस्ट मौर्यन पीरियड। देखो, मौर्यन क्या हुआ? मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? मौर्यन धीरे धीरे करके क्या कर रहे थे? ऑल ओवर इंडिया पे रूल करने लगे थे। ठीक है, ये जो कुछ कुछ एक्सट्रीम साउथ वाला पॉइंट छोड़ करके ऑल ओवर इंडिया पे ये क्या करने लगे थे? रूल करने लगे थे। बट जब मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन की उसके बाद आखिर हुआ क्या, हम ये देखेंगे। टाइम लाइक क्या होगा? 200 बीसी से 300 एडी के बीच की बात है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ? मौर्यंस जब डिक्लाइन कर गए उसके बाद जो पूरा इंडिया में था, अब कोई भी सेंट्रल पावर नहीं रह गई, पूरा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी बीच में नॉर्थ से अटैक भी होने लगा फॉरेनर्स का। ठीक है, फॉरेन इन्वेजन भी होने लगा, जैसे कि इंडोग्रीक्स, बैक्ट्रियन, साकास, पर्थियन, इनका भी इन्वेजन होने लगा। वहीं पे यहाँ पर भी छोटी छोटी बहुत सारी डायनेस्टीज हो गई थी, जैसे शुंगास, सत्यवाहनास और कानवास। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ? मौर्यन जब डिक्लाइन कर गए तो इंडिया तो छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब बहुत सारी डायनेस्टीज में डिवाइड हो गई, और साथ ही साथ यहाँ पे नॉर्थ से फॉरेनर्स का भारत में इन्वेजन भी होने लगा। तो वही है, दिस पोस्ट मॉडर्न पीरियड विटनेस द क्लैश, राइज एंड फॉल ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम। मतलब कि बहुत सारे स्मॉलर किंगडम राइज भी हुए और फॉल भी हुए। कब? मॉडर्न्स के डिक्लाइनेशन के बाद, जिसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नेटिव डायनेस्टीज हुए, जैसे कि शुंगास, सत्यवाहनास, कानवास। ये कहाँ रूल करते थे? ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और डेक्कन रीजन में। वहीं पे बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन भी हुए, जैसे कि इंडोग्रीक, बैक्ट्रियन, साकास, पर्थियंस, कुशानास। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट से इंडिया को रूल करने लगे थे, मतलब कि इस पोर्शन से यहाँ पे ये अटैक करते थे और यहाँ पे रूल भी करने लगे थे। ठीक, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइनेशन के बाद डिसइंटीग्रेशन, भारत में डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम शुंगास को पढ़ते हैं, जिनका टाइम लाइक क्या था? 187 बीसी से 78 बीसी के बीच में, जिनको क्या कहा जाता था? गार्जियन ऑफ गैंगेटिक कल्चर एंड आर्टिस्टिक फ्लोरिश। देखो, शुंगास के टाइम में आर्टिस्ट मतलब जो आर्ट वगैरह था वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था। ठीक है, अपने पीक पे था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, शुंगास के टाइम पे आर्ट पीक लेवल पे था। इनको गैंगेटिक कल्चर का गार्जियन भी कहा जाता था। अब क्यों कहा जाता था? लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो गैंगेटिक कल्चर का मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करते थे? जो भी फॉरेन इन्वेजन होता था उनको इंडिया में ज्यादा मतलब इंडिया में एंटर करने से रोकते थे। ठीक, यहीं पे ये रहते थे और पूरे भारत में एंटर करने से ये रोकते थे। लोग नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक तो आ जाते थे, बट गैंगेटिक पोर्शन में नहीं आ पाते थे। ठीक है, इसीलिए शुंगास को गार्जियन ऑफ गैंगेटिक कल्चर भी कहा जाता था। ठीक, अब पढ़ते हैं। शुंगास का कैपिटल पहले कहाँ हुआ करता था? पाटलिपुत्रा। सेकंड कैपिटल, मतलब कि बाद में चल करके ये अपना कैपिटल चेंज कर लिए, जो कि बाद में कहाँ बना? विदिशा में बना। ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा, इन्होंने शुंगा डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था, तो इनका नाम याद रखिएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट रूलर भी हैं। शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे? पुष्यमित्र शुंगा। डिफेंडेड द कंट्री एंड इट्स कल्चर अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन। देखो, यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया ना, आखिर क्यों शुंगास को गैंगेटिक कल्चर का गार्जियन कहा जाता था? क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंगा, जो कि फाउंडर रह चुके हैं शुंगा डायनेस्टी के, वो क्या करते थे? कंट्री को, देश को फॉरेन इन्वेजन से बचाते थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा के बाद उनके बेटे अग्निमित्र रूल किए और शुंगा डायनेस्टी को आगे लेकर के गए। कालिदास की एक प्ले है मालविकाग्निमित्र। देखो, अभी हमने इसको डिस्कस कर रखा है कहाँ पे? जो सेकंड पार्ट वीडियो आया है जिसमें हमने मॉडर्न पीरियड्स को डिस्कस किया है, उसमें हम ये कालिदास के प्ले के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बट कालिदास का जो प्ले है मालविकाग्निमित्र,
ये एक लव स्टोरी है ना, किसके किसके बीच की, इसी अग्निमित्र की लव स्टोरी है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, मालविका अग्निमित्र जो कि कालिदास द्वारा लिखी गई है, ये एक लव स्टोरी है पुष्यमित्र शुंगा के बेटे अग्निमित्र और उनकी मेडन मालविका के बीच की। ठीक, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कालिदास का एक प्ले है मालविका अग्निमित्र जो कि एक लव स्टोरी है, किसके किसके बीच में, यही शुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर है पुष्यमित्र शुंगा, उनके बेटे अग्निमित्र और बेटे की जो मेडन थी मालविका, मेडन का मतलब जो उनके यहाँ वर्किंग वुमेन थे मालविका, इन दोनों के बीच की लव स्टोरी है। ठीक है, देखो ये जो शुंगास थे ये अश्वमेध सेक्रीफाइसेस वगैरह को परफॉर्म करते थे फॉर रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर एंड पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर लाइक पतंजलि एंड मनु। तो ओवरऑल ये ध्यान दीजिएगा कि अश्वमेध सेक्रीफाइसेस वगैरह शुंगास डायनेस्टी के लोग किया करते थे। ठीक है, आफ्टर अग्निमित्र वाशुमित्र बिकेम द किंग एंड वाज सक्सीडेड बाय 7 मोर किंग ऑफ द सेम डायनेस्टी। ओवरऑल शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे, पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, इनके बाद अग्निमित्र, ये दो लोग इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसके बाद कुछ ही रूलर्स रहे जो सुंगा डायनेस्टी को आगे लेकर के गए। ठीक, सुंगास एम्पायर कवर्ड रीजन ऑफ बिहार, बंगाल एंड उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न मध्य प्रदेश। देखो लोकेशन ध्यान दो, अब कहाँ ये रहा ना, बिहार का पोर्शन, बंगाल का पोर्शन, उत्तर प्रदेश का पोर्शन और नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, मतलब ये ओवरऑल ये पोर्शन किसका था, शुंगा यहाँ पर रूल किया करते थे। ठीक है, शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, देवभूति। तो स्टार्टिंग के दो पुष्यमित्र शुंगा और अग्निमित्र, और लास्ट याद रखिएगा देवभूति, जिसका मर्डर वासुदेव द्वारा किया गया था, मतलब जो कि किल किया गया था, किसके द्वारा, वासुदेव ने देवभूति को किल किया था। और यहाँ से शुंगा डायनेस्टी को खत्म करके वासुदेव कानवा डायनेस्टी की स्थापना किए थे, एस्टेब्लिशमेंट किए थे, किसकी, कानवा डायनेस्टी की। ठीक है, कानवा डायनेस्टी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि देवभूति को मार करके शुंगा डायनेस्टी को खत्म किए थे कौन, वासुदेव, और यहाँ से कानवा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किए थे, जो कि कहाँ रूल किए थे, ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। ठीक, शुंगाज इशू gold and silver coin and they inherited and continued with the modern structure of administration का स्ट्रक्चर जो मॉडर्न टाइम से चलता आ रहा है उसी को शुंगा डायनेस्टी में भी फॉलो किया गया था। ठीक है, हाँ, साथ ही साथ ये लोग गोल्ड और सिल्वर कॉइन को भी इशू किए थे। देखो मॉडर्न टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर यूज किया जाता था वो काफी ज्यादा अच्छा था। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में जैसा है वैसा था, तो इसीलिए सुंगास भी इस एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे। हाँ, साथ ही साथ वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन को भी इशू किए थे। ब्राह्मणिकल ऑर्डर को ये पैट्रोनाइज करते थे, जैसा कि हमने ऊपर ही अभी डिस्कस कर लिया कि अश्वमेध सेक्रीफाइसेस वगैरह करते थे, किस लिए, क्योंकि ब्राह्मणिकल ऑर्डर को ये लोग क्या किए थे, पैट्रोनाइज किए थे। देयर वॉज नो एंटागोनिज्म टुवर्ड्स बुद्धिज्म, ऐसा नहीं था कि बुद्धिज्म के एकदम अगेंस्ट ही है, ऐसा नहीं था, बट हाँ ये लोग ब्राह्मणिकल ऑर्डर को सपोर्ट करते थे। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड लिटरेचर रिसीव्ड ड्यू पैट्रोनेज अंडर शुंगास। जैसा कि अभी हमने देखा आर्टिस्टिक फ्लोरिश हुआ था शुंगा डायनेस्टी में, आर्ट वगैरह पूरा अपने पीक लेवल पे था। ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अचीव्ड न्यू हाइट स्पेशली इन रियलिस्टिक ह्यूमन डिपिक्शन। ठीक है, मथुरा जो स्कूल आर्ट था इस टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा डेवलप किया था। ठीक, एसेसरीज लाइक गेटवे एंड स्टोन रेलिंग्स वर एडेड टू अ नंबर ऑफ पैलेसेस। ठीक है, बहुत सारे पैलेसेस में एसेसरीज जैसे कि गेटवे, स्टोन रेलिंग्स वगैरह को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, देखो मनु द्वारा जो मानव धर्मशास्त्र या जिसे मनुस्मृति कहते हैं और कालिदास जो मालविकाग्निमित्र लिखे थे वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड मतलब कि शुंगा डायनेस्टी के टाइम पर ही लिखा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, मनु ने जो मनुस्मृति लिखी थी और कालिदास ने जो मालविकाग्निमित्र लिखा था वो कब था, शुंगा डायनेस्टी के टाइम पर लिखा गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, यवन राज्य इंस्क्रिप्शन, धानादेव अयोध्या इंस्क्रिप्शन मेंशन सुंगास। सुंगास के बारे में कहाँ पे मेंशन मतलब कहाँ पे हमें चीजें देखने को मिलती हैं, तो यवन राज्य इंस्क्रिप्शन और धानदेव अयोध्या इंस्क्रिप्शन में हमें सुंगास के बारे में देखने को मिलता है। पुष्यमित्र शुंगा इरेक्टेड बरहुत स्तूपा, ये जो पुष्यमित्र शुंगा थे ये बरहुत स्तूपा को इरेक्ट किए थे। तो सुंगास के बारे में हमने पूरा देख लिया। सबसे पहले तो टाइम लाइक क्या था, 187 बीसी से 78 बीसी। इनको गार्जियन ऑफ गैंगेटिक कल्चर भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था इसका रीजन भी हमने देख लिया। फाउंडर कौन है शुंगा डायनेस्टी के, पुष्यमित्र शुंगा, जिनके बेटे का नाम क्या था, अग्निमित्र। कालिदास द्वारा एक प्ले लिखा गया था मालविका अग्निमित्र जो कि एक लव स्टोरी थी इसी अग्निमित्र की, मतलब पुष्यमित्र शुंगा के बेटे की, अग्निमित्र और उनकी मेडन मालविका की थी। ठीक है, ये लोग अश्वमेध यज्ञ वगैरह सेक्रीफाइस करते थे। क्यों, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर को फॉलो करते थे। ऐसा नहीं था कि हाँ ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे थे ये बुद्धिज्म के अगेंस्ट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट हाँ ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर को सपोर्ट करते थे, मतलब उनको फॉलो करते थे। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर मॉडर्न टाइम में यूज होता था वही शुंगास टाइम में भी यूज होता था। हाँ, साथ ही साथ इन्होंने गोल्ड और सिल्वर कॉइन को भी इशू किया था। ठीक है, आर्ट और लिटरेचर शुंगा टाइम में एक्सट्रीम लेवल पे था, अपना जो हेड होता है मतलब एक्सट्रीम लेवल वहां पर था। ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट
न्यू हाइट अचीव किया था इनके टाइम पे। किसके टाइम पे? शुंगास के टाइम पे। ठीक है। मनु ने जो अपनी किताब मनुस्मृति लिखी थी और कालिदास ने मालविकाग्निमित्र लिखा था, वो इन्हीं सुंगा डायनेस्टी के टाइम पर लिखा गया था। ठीक है। तो आई होप सुंगा डायनेस्टी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? कानवा डायनेस्टी और छेदी डायनेस्टी साथ में देखते हैं। कानवा डायनेस्टी का टाइम लैग छोटा था, मतलब काफी कम टाइम के लिए ही ये रूल किए थे, 73 बीसी से 28 बीसी। वासुदेव कानवा ये फाउंडर हैं कानवा डायनेस्टी के। कैसे? अभी हमने पीछे देखा, सुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर, सुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर देवभूति को मार करके वासुदेव कानवा ने कानवा डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था। ठीक है। अब वासुदेव कानवा पहले किंग बने कानवा डायनेस्टी के, वहीं पे दूसरे किंग भूमिमित्र। अब देखो, वासुदेव के बेटे कौन? भूमिमित्र। और भूमिमित्र के बेटे नारायण, ये दोनों लोग मिल करके आने वाले 26 सालों में रूल किए थे। ठीक है। वासुदेव कानवा कानवा डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनके बेटे भूमिमित्र और भूमिमित्र के बेटे नारायण, दोनों लोग साथ में मिलकर के 26 सालों तक रूल किए थे। लास्ट कानवा किंग कौन था? सुसरमन, जो कि किसके द्वारा किल किया गया? सत्यवाहनास के द्वारा। और यहाँ से कानवा डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई और सत्यवाहना डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। तो कानवा डायनेस्टी में बस इतना ध्यान दीजिएगा, वासुदेव कानवा जो कि इनके फाउंडर थे, फिर इनके बेटे और इनके नाती, समझो बेटे का बेटा मतलब नाती ना, तो बेटे और नाती मिलकर के 26 साल, आने वाले 26 सालों तक रूल किए। और लास्ट कानवा किंग कौन था? सुसरमन थे, जो कि सतवाहना द्वारा किल किए गए थे और यहाँ से सत्यवाहना डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। चलिए अब हम छेदी डायनेस्टी देख लेते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस इसके बारे में ये ध्यान दीजिएगा कि 1st सेंचुरी बीसी से छेदी डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ था। ठीक है। हथ गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ उदयगिरी हिल्स ऑफ उड़ीसा डिस्क्राइब हिम एज ग्रेट कॉन्करर ऑफ मगध। गुम्फा इंस्क्रिप्शन में थर्ड छेदी किंग के बारे में क्या कहा गया है? ये डिस्क्राइब हिम एज ग्रेट कॉन्करर ऑफ मगध, सत्यवाहना एंड पांड्याज ऑफ मदुरई। ठीक है। खरवेला क्या था? जैन फॉलोअर हु डोनेटेड केव्स टू जैन मॉन्क्स इन उदयगिरी हिल्स। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये जो कानवा डायनेस्टी और छेदी डायनेस्टी है, ये छोटी सी डायनेस्टी है जिसका आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सत्यवाहना डायनेस्टी। ठीक, सबसे पहले सत्यवाहना डायनेस्टी के पॉलिटिकल सेटअप को देखेंगे, उसके बाद जो भी इनसे रिलेटेड है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, मतलब कि सत्यवाहना डायनेस्टी में आर्ट एंड कल्चर का क्या सीन रहा, इकोनॉमी का क्या सीन रहा, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक, तो पहले पॉलिटिकल सेटअप देखते हैं। देखो, सत्यवाहनास को आंध्राज नाम से भी जाना जाता था। पुरानाज में सत्यवाहना को आंध्रा नाम से भी जाना जाता था। सत्यवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सिमुका। सिमुका सत्यवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है। सत्यवाहना रिपोर्टेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ डेक्कन इन द 1st सेंचुरी बीसी। 1st सेंचुरी बीसी में सत्यवाहना कहाँ रूल करते थे? डेक्कन में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये रूल करते थे। ठीक है। तो इनका पहला जो कैपिटल था वो कहाँ था? प्रतिस्थना में। अभी मॉडर्न डे पैठान, महाराष्ट्र का जो पैठान एरिया है, वहां पे इनका पहला कैपिटल हुआ करता था। ठीक है। और दूसरा कैपिटल, मतलब बाद में चल करके इन्होंने अमरावती अपना दूसरा कैपिटल बना लिया था। ठीक, अब सत्यवाहना की हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है? जैसे कहीं पर्टिकुलर जगह होगी, कोई सोर्सेज होगा, तो कहाँ से हमें सत्यवाहना के बारे में जानने को मिलता है? देखो, ऐत्रेय ब्राह्मणा, पुराणाज, एपिक्स, बृहद कथा ऑफ गुंडिया, कामसूत्र ऑफ वात्स्यना, इन सारी जगहों से हमें सत्यवाहना की हिस्ट्री का पता चलता है। ठीक है। तो सत्यवाहना के बारे में कहाँ से पता चलता है? ऐत्रेय ब्राह्मणा, पुराणास, एपिक्स, बृहद कथा ऑफ गुंडियाना, कामसूत्र ऑफ वात्स्यना से। ठीक है। देखो, ये इन सारी जगहों से तो हमें सत्यवाहना के बारे में जानने को मिलता है। और शुंगास के बारे में कहाँ से जानने को मिलता है, वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि शुंगास के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। तो शुंगास के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? नानाघट इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरवेला, इरागुदी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका से। ठीक है। तो सुंगास के बारे में सुगास के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिली, ये भी हमने देख लिया। देखो, सत्यवाहना's graves are reported to be encircled by big piece of stone and therefore they are known as megalithic people. सत्यवाहनास का जो ग्रेव्स हुआ करता था, ग्रेव्स का मतलब जो कब्र कहते हैं, मतलब उनकी डेथ के बाद बॉडी वगैरह जहाँ पे दफनाई जाती थी या जलाई जाती थी, तो ग्रेव्स के आसपास चारों तरफ क्या होता था? एक सर्कल में बिग स्टोन रखा जाता था। सत्यवाहनास के ग्रेव्स के पास बिग पीस ऑफ स्टोन रखा रहता था, इसीलिए इन्हें मेगालिथिक पीपल नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि मेगालिथिक पीपल में भी स्टोन वगैरह ज्यादा यूज होता था। तो अब समझ में आया सत्यवाहनास को मेगालिथिक पीपल क्यों कहा जाता था। चलिए, गुजरात एंड मालवा वर कॉन्कर्ड एज पर द नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ नैनीकट। देखो, पहले तो ये डेक्कन एरिया में रूल करते थे। ठीक है, स्टार्टिंग वहां से किए थे, बट बाद में चल करके ये गुजरात और मालवा को भी कॉन्कर्ड कर लिए थे। ठीक, सिमुका तो हो गए क्या?
सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर, बट इम्पोर्टेंट किंग गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। सतवाहना के एक इंपॉर्टेंट किंग कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी, हुज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन नासिक इंस्क्रिप्शन। देखो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि कौन सी चीज कहाँ से मिली है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इस पे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में हमें कहाँ से मिलता है, मतलब गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है, तो नासिक इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक, गौतमीपुत्र सतकर्णी डिफीटेड साकास, ग्रीक्स, पार्थियंस, नहापना। देखो गौतमीपुत्र सतकर्णी का मेन रोल क्या रहा, जो भी फॉरेन इन्वेजन वगैरह हो रहे थे उस टाइम पे, जैसे साकास के, ग्रीक्स के, पार्थियंस के, नहापनास के, उन्हें ये रोके हुए थे, उन्हें ये हरा करके इंडिया का जो एरिया था उसे सेव किए हुए थे। ठीक, अराउंड 150 CE, रुद्रदामन टुक एडवांटेज ऑफ वीक सक्सेसर ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी एंड डिफीटेड देम। देखो क्या हुआ, गौतमीपुत्र सतकर्णी तो बहुत अच्छे राजा रहे, उन्होंने बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन को रोका, बट गौतमीपुत्र सतकर्णी के जो सक्सेसर रहे, मतलब कि उनके बाद जो किंग रहे, वो काफी वीक थे। इसका एडवांटेज रुद्रदामन ने उठाया और उन्हें 150 CE में डिफीट कर दिया। बट फिर से सेकेंड सेंचुरी CE में गौतमीपुत्र सतकर्णी के एक बहुत अच्छे सक्सेसर जो इंपॉर्टेंट रूलर रहे, यजनासत अलकर्णी, इनका रूल स्टार्ट हुआ, और ये धीरे धीरे करके जो इनके हाथ से जो टेरिटरी चली गई थी, जैसे कि गुजरात, मालवा, आंध्रा की टेरिटरी चली गई थी, किस लिए? क्योंकि गौतमीपुत्र सतकर्णी के सक्सेसर बहुत वीक थे। तो ये जो यजनासुत अलकर्णी थे, इन्होंने वो सारे एरियाज को फिर से कॉन्कर्ट कर लिया, गुजरात, मालवा, आंध्रा के एरिया को फिर से कॉन्कर्ट कर लिया। ठीक है, आफ्टर अलकर्णी सतवाहना पावर डिक्लाइन एंड दे वर रिप्लेस्ड बाय वकटका डायनेस्टी इन सेम रीजन, दे टू वर ब्राह्मण्स। अलकर्णी के बाद फिर से सारे रूलर्स वीक ही रहे, जिसकी वजह से सतवाहना पावर डिक्लाइन हो गई, सतवाहना रूल खत्म हो गया, और वहां पे कौन सा रूल स्टार्ट हो गया? वकटका डायनेस्टी। ठीक है, तो सतवाहना डायनेस्टी के बारे में जो पॉलिटिकल सेटअप था वो हमने देख लिया। क्या क्या देखा? इन्हें आंध्रास के नाम से भी जाना जाता था। फाउंडर सिमुका, स्टार्टिंग में ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, डेक्कन के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रूल करते थे, इसीलिए पहले इनका कैपिटल क्या था? प्रतिस्थाना, और बाद में चल करके इनका कैपिटल क्या हो गया? अमरावती। सतवाहना के बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण, पुराना, एपिक्स वगैरह से जानने को मिलता है। ठीक है, सतवाहना के जो ग्रेव्स होते थे उसके आसपास बिग स्टोन रखा हुआ रहता था, इसीलिए इन्हें मेगालिथिक पीपल नाम से भी जाना जाता था। पहले तो ये डेक्कन के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रूल करते थे, बट धीरे धीरे करके ये गुजरात, मालवा एरिया को भी कॉन्कर्ट कर लिया। एक इंपॉर्टेंट रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी, इनके बारे में कहाँ से पता चलता है? नासिक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट क्या थे? क्योंकि जो भी फॉरेन इन्वेजन हो रहा था, जैसे कि साकास, ग्रीक्स, पार्थियंस, उनको ये कंट्रोल किए हुए थे, उनको ये डिफीट किए हुए थे। ठीक है, बट क्या हुआ, गौतमीपुत्र सतकर्णी के जो सक्सेसर थे वो बहुत वीक थे, जिसकी वजह से 150 CE में रुद्रदामन ने इन्हें हरा दिया था। बट फिर से सेकेंड सेंचुरी CE में एक केपेबल रूलर आया सतवाहना डायनेस्टी में, जिसका नाम क्या था? यजनासुत अलकर्णी। इनके हाथ से जो जो भी एरिया चला गया था, ये खो दिए थे, उसको फिर से ये वापस लिए, जैसे कि गुजरात, मालवा, आंध्रा वाला एरिया ये फिर से कॉन्कर्ट किया। ठीक है, बट अलकर्णी के बाद फिर से सारे रूलर क्या हुए? वीक ही हुए, जिसकी वजह से सत्यवाहना पावर डिक्लाइन कर गया, और वहां पे वक्कटका डायनेस्टी स्टार्ट हो गया उसी रीजन में। ठीक है, तो आई होप सत्यवाहना डायनेस्टी का पॉलिटिकल सेटअप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ का आर्ट एंड कल्चर देखते हैं, इकोनॉमी देखते हैं, और लिटरेचर देखते हैं। ठीक, सत्यवाहना प्रमोटेड डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वेयर केव्स वर कट इन अजंता, नासिक, कौले, भजा, कोंडाइन, कान्हेरी। देखो सतवाहना का जो पीरियड था वो आर्किटेक्चर के लिए बहुत जाना जाता है, स्पेशली केव्स वगैरह। ठीक, केव्स दो पार्ट्स में कट हुआ करते थे, चैत्याज और विहाराज। चैत्याज का मतलब बुद्धिस्ट केव टेम्पल, मतलब कि बुद्धिस्ट जहाँ पे पूजा करते थे, वो एरिया कौन सा था? चैत्याज नाम से जाना जाता था। और विहारास का मतलब बुद्धिस्ट रेस्ट हाउस, मतलब कि बुद्धिस्ट जहाँ पे रेस्ट करते थे उनको विहारास कहा जाता था। ठीक है, कॉल्ड चैत्या लार्जेस्ट केव टेम्पल, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। ठीक है, कॉल्ड चैत्या क्या है? लार्जेस्ट केव टेम्पल। ठीक, नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती वर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड आर्ट। देखो ट्रेड एंड आर्ट के लिए नागार्जुन कोंडा और अमरावती एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। किसके टाइम पे? सत्यवाहनास के टाइम पे। स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड हियर, यूज ऑफ व्हाइट मार्बल टू इज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। स्तूपा वगैरह बनाया गया। ठीक है, स्तूपा का मतलब रेलिक्स जिसको कहते हैं, और इसमें पहली बारी व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल भी किया गया। ठीक है, सत्यवाहना ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग विच इज नोन फॉर ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, ड्राइंग, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी। तो अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग के डेवलपमेंट में सत्यवाहना का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग किस लिए जाना जाता है?
कलर कॉम्बिनेशंस के लिए, ड्राइंग के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग जाना जाता है, जिसके डेवलपमेंट में सत्यवाहनास का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। बुद्धाज एंटायर लाइफ इज पिक्चर्ड सप्तशती, सप्तशती में बुद्धा की पूरी लाइफ पिक्चर्ड है। देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है ना कहाँ पे बुद्धा की पूरी लाइफ पिक्चर्ड है, तो सप्तशती में, ठीक। तो आई होप आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन जो था वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम इकोनॉमी देखते हैं। सत्यवाहना इशूड क्वाइन करशपना, जिसको क्या कहा जाता था, करसपना, इन अ नंबर ऑफ मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लेड, पोटिन। अभी देखो क्या है, फॉरेन का इन्वेजन हुआ नहीं है, पैसे की कमी है नहीं, भारत में बहुत ज्यादा गोल्ड वगैरह है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि अभी फॉरेन का इन्वेजन हुआ नहीं है, पैसे ज्यादा है ही, तो सत्यवाहनास बहुत सारे कॉइन्स को इशू करेंगे, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लेड, प्रोटीन, ये सारे में कॉइन्स को इशू करेंगे, ठीक है। दे वर द फर्स्ट नेटिव रूलर टू इशू देयर ओन क्वाइन विद द पोर्ट्रेट ऑफ द रूलर। ये पहले नेटिव रूलर थे जिन्होंने क्वाइन को इशू किया था, और ऐसा क्वाइन इशू किया था जिसपे रूलर का पोर्ट्रेट था, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सत्यवाहनास पहले नेटिव रूलर थे जो क्वाइन इशू किए थे जिस पर नेटिव रूलर का पोर्ट्रेट था, ठीक। पैडी ट्रांसप्लांटेशन, कॉटन प्रोडक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आयरन ओर्स वर कॉमनली प्रैक्टिस। पैडी ट्रांसप्लांटेशन, कॉटन प्रोडक्शन और आयरन ओर का एक्सप्लॉयटेशन, ये सत्यवाहना पीरियड में होता था, ठीक है। तो इकोनॉमी वाला पोर्शन भी आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्वाइन से रिलेटेड कौन कौन सा क्वाइन, मतलब किस किस मेटल में क्वाइन इशू किए थे, और क्वाइन का क्या फीचर था ये, और एग्रीकल्चर में क्या प्रैक्टिस होता था सत्यवाहना पीरियड में, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लास्टली लिटरेचर पोर्शन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ सत्यवाहना रूलर आर इन प्राकृत लैंग्वेज एज इट वॉज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। सत्यवाहना पीरियड में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, प्राकृत लैंग्वेज, इसीलिए जो भी इंस्क्रिप्शन वगैरह इस टाइम पीरियड के मिलते हैं उसमें कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है, प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। सत्यवाहना रूलर हाला हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर कंपोज्ड गथा सप्तशती। सत्यवाहना के एक रूलर हाला, ये ग्रेट स्कॉलर थे और इन्होंने गथा सप्तशती कंपोज्ड किया, ठीक है। तो आई होप लिटरेचर वाला पोर्शन भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमने सत्यवाहना में क्या क्या देखा, सबसे पहले तो पॉलिटिकल सेटअप देखा, उस टाइम का आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी और लिटरेचर पोर्शन देखा, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी की ओर। देखो सत्यवाहनास के बाद हम क्या देखेंगे, इंडो ग्रीक्स, जिनका टाइम लाइक क्या था 200 बीसी से 100 सीई। अभी पीछे हमने देखा बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे, मौर्यंस के बाद बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे, कहां से, नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला इंडो ग्रीक्स के बारे में देखेंगे। इंडो ग्रीक्स वर ग्रीक पीपुल हु सेटल्ड इन इंडिया एंड बिकेम लोकलाइज्ड ओवर अ पोस्ट मॉडर्न पीरियड ऑफ टाइम। मॉर्यंस के बाद मतलब कि जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड ऑफ टाइम आया तो क्या हुआ, ग्रीक पीपल धीरे धीरे करके इंडिया में सेटल होने लगे, ठीक। इंडो ग्रीक रूल इन इंडिया हैड 3 ब्रांचेस। इंडो ग्रीक भारत में जब रूल करना स्टार्ट किए तो 3 ब्रांचेस के थ्रू ये रूल किए। पहला बैक्ट्रिया जो कि नॉर्थ अफगानिस्तान में रूल किया, दूसरा तक्षशिला जो कि तक्षशिला एरिया में रूल किया, और थर्ड सकल और सैलिकोट, ठीक है। तो 3 ब्रांच में हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक। तो इंडो ग्रीक जब भारत में रूल किए तो 3 पार्ट्स में किए थे, ठीक है। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड क्वाइन बियरिंग इंस्क्रिप्शन ऑफ इमेज ऑफ किंग एंड गॉड। देखो अभी पीछे हमने देखा कि पोर्ट्रेट बनाना सत्यवाहना ने स्टार्ट किया था क्वाइंस पे, ठीक है। बट इंडो ग्रीक्स गोल्ड क्वाइन इशू किए जिस पर किंग और गॉड का डायरेक्टली इमेज बनाते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इंडिया लर्न यूज ऑफ कर्टेन। इंडो ग्रीक के इन्वेजन से भारतीय को क्या हुआ, कर्टेन्स का इस्तेमाल करना आ गया। कर्टेन्स मतलब कि जो पर्दे वगैरह होते हैं, तो कर्टेन्स का इस्तेमाल करना आ गया। ग्रीक टर्म हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप शब्द आप लोग बार बार सुने होंगे, ये ग्रीक टर्म है, यहाँ से ये भी क्लियर हुआ। वॉज डिराइव फ्रॉम द टर्म होरा शास्त्र। जो हॉरोस्कोप है वो कहाँ से डिराइव हुआ, होरा शास्त्र शब्द से डिराइव हुआ है, ठीक। देखो इंडो ग्रीक ने क्या किया, गवर्नरशिप का इंट्रोडक्शन किया, गवर्नरशिप का इंट्रोडक्शन किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। एडॉप्टिंग इंडियन सोशल एंड रिलीजियस वे ऑफ लाइफ दे गॉट इंडिजनाइज्ड। क्या हुआ, इंडो ग्रीक जब भारत में आए तो धीरे धीरे करके भारतीय सोशल और रिलीजियस वे को फॉलो करने लगे, जिसकी वजह से ये क्या हो गए, इंडियनाइज्ड हो गए, ठीक। इंडिया के सोशल और रिलीजियस वे ऑफ लाइफ को ये अडॉप्ट कर लिए इंडो ग्रीक्स और इंडियनाइज्ड हो गए, ठीक है। Growth of metallurgy, medicine, astronomy, stone cutting, perfume making are evidence of technical advancement under Indo-Greeks. Obviously बात है, इंडो ग्रीक्स क्या थे, टेक्निकली एडवांस थे, तो जब इंडिया में रूल करेंगे तो इंडियंस को भी टेक्निकली एडवांस करेंगे। तो इनके इन्वेजन से क्या हुआ,
भारत में अब मेटलर्जी की ग्रोथ हुई, मेडिसिन का ग्रोथ हुआ, एस्ट्रोनॉमी बढ़ा, स्टोन कटिंग बढ़ा, परफ्यूम मेकिंग बढ़ा। ठीक है। पैट्रोनाइजिंग बोथ बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म, इंडो ग्रीक्स दोनों पैट्रोनाइज करते थे, मतलब बुद्धिज्म को भी फॉलो करते थे और साथ ही साथ हिंदुज्म को भी फॉलो करते थे। ठीक है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में इनका एक मेजर रोल रहा, ये भी ध्यान दीजिएगा। इन दिस ग्रीक टेक्निक आर अप्लाइड ओवर बुद्धिस्ट थीम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट। गंधारा आर्ट में क्या था, बुद्धिस्ट थीम पे जो है ग्रीक टेक्निक अप्लाइड थी, इसीलिए इसे ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट भी कहते हैं। ठीक। तक्षशिला, पेशावर, बैक्ट्रिया, बामिया, हद्दा इन अफगानिस्तान, बैगम कश्मीर वर इंपॉर्टेंट साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस स्कूल ऑफ आर्ट। ये जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट था ये कहाँ पे था, मतलब मेनली इसका जो एरिया था, किस एरिया में ये डेवलप था, तो ये सारे एरियाज हैं जैसे कि तक्षशिला, पेशावर, बैक्ट्रिया, बमिया, हद्दा, बैग्राम। ठीक है। इन सारे एरियाज में गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड था। ठीक। मस्कुलर बॉडी, बियर्ड एंड मोस्टाच आर सीन इन द इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास। बोधिसत्वास के इमेज, बुद्धा और बोधिसत्वास के इमेज पे क्या दिखाया गया, मस्कुलर बॉडी, बियर्ड मतलब कि दाढ़ी, मोस्टेज मतलब ये जो मूछ होता है, ये सारी चीजें बुद्धा और बोधिसत्वा के इमेज में दिखाई गई थी। कहाँ पे, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एरिया कौन सा था, मतलब किस एरिया में डेवलप था, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है। यूज ऑफ ग्रे सैंडस्टोन, आउटर रोब, फेशियल इमेज, एंडोमॉर्फिक मतलब कि ह्यूमन फॉर्म, गॉड, ग्रीक इन्फ्लुएंस इज द एविडेंट ऑफ द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। देखो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत बारीकी से काम किया था। ठीक है। ग्रे सैंडस्टोन वगैरह का इस्तेमाल हुआ था, एंडोमॉर्फिक मतलब कि ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया था, फेशियल इमेज था। ठीक है। बुद्धा और बोधिसत्वा का मस्कुलर बॉडी दिखाया गया था, बियर्ड था, मॉस्टेज था, ये सारी चीजें दिखाई गई थी। ठीक। तो आई होप आप लोग को इंडो ग्रीक वाला पोर्शन जो है वो समझ में आया होगा। इंडो ग्रीक इंडिया में रूल करना स्टार्ट किए थे 3 ब्रांचेस से, बैक्ट्रिया, तक्षशिला और सकल से। ठीक है। इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था जिसपे पहली बारी किंग और साथ ही साथ गॉड का इमेज इंस्क्रिप्ट किया गया था। ठीक। इनके इन्विजन से क्या हुआ, इंडियंस ने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि कर्टन्स का इस्तेमाल करना, मेटलर्जी में ग्रोथ हुआ, मेडिसिन में ग्रोथ हुआ, एस्ट्रोनॉमी में ग्रोथ हुआ, स्टोन कटिंग, परफ्यूम मेकिंग, ये सारी चीजें इंडियंस ने सीखी। जो ग्रीक टर्म है हॉरोस्कोप, वो कहाँ से डिराइव हुआ, होरा शास्त्र से इंडो ग्रीक टाइम में ही डिराइव हुआ था, मतलब इंडिया में जब ग्रीक्स आए थे उस टाइम पे ये हॉरोस्कोप वर्ड डिराइव हुआ था। ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट आर्ट से क्या रिलेटेड है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि किस एरिया में था, किस एरिया में डेवलप था, तक्षशिला, पेशावर, बैक्ट्रिया, बमिया, हद्दा, इन सारे एरियाज में था। इसमें बहुत डिटेल में बुद्धा और बोधिसत्वा को दिखाया गया। ठीक है। ये बुद्धिज्म और हिंदुज्म दोनों को फॉलो करते थे। तो आई होप इंडो ग्रीक वाला पोर्शन आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में पार्थियंस, छोटा सा है, फिर कुशानाज और साकाज। कुशानाज और साकाज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम डिटेल में देखेंगे। पार्थियंस का देखते हैं। एट द एंड ऑफ 100 BC फ्यू किंग विथ इरानियन नेम लाइक पहलवाज ऑफ इंडो पार्थियंस कैप्चर्ड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। 100 BC में क्या हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कुछ इरानियंस जो है आए थे। ये जो पार्थियंस है वो इरानियन हुआ करते थे। ठीक। पार्थियंस इरानियन हुआ करते थे, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा, ये इरानियन थे। कहाँ पे रूल किए थे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ये फॉलो क्या करते थे, क्रिश्चियनिटी। ठीक है। तो पार्थियंस में बस इतना ही ध्यान रखिएगा आप लोग, यूपीएससी इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछती है। ईरानियन थे, रूल कहाँ गए थे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कुशानाज, जिसका टाइम पीरियड क्या था, 50 CE से 230 CE, एक लंबा टाइम पीरियड भी था ये। ठीक। कुशानाज टू वर फ्रॉम चाइना, कुशानाज कहाँ से थे, चाइना से थे, रूल कहाँ के थे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है। और कैपिटल इनका अभी प्रेजेंट में जो पेशावर है वो उस टाइम पे पुरुषुर नाम से जाना जाता था, वो इनका कैपिटल हुआ करता था। तो कुशानास चाइना से थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल किए थे और इनका कैपिटल पेशावर हुआ करता था। ठीक। कुशानास के एक सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कनिष्का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे। ठीक है। ये महायान बुद्धिस्ट थे। देखो इन्हीं के टाइम में बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसमें बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान। तो ये जो थे कनिष्का, ये क्या थे, महायान बुद्धिज्म से थे। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इनके टाइम पे, कहाँ पे, कश्मीर में हुई थी। जिसको लीड कौन किया था, मतलब प्रेसिडेंट कौन थे, वसुमित्र। वो किसके टाइम पे हुआ था, कनिष्का रेन के टाइम पे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी, जिसके प्रेसिडेंट वसुमित्र थे, किस टाइम पे हुआ था, कनिष्का रेन में हुआ था। ठीक है। अश्वघोषा वाइस प्रेसिडेंट थे, जैसे प्रेसिडेंट वसुमित्र थे और अश्वघोषा वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। बुद्ध चरिता मतलब कि बायोग्राफी ऑफ बुद्धा वाज कंपोज्ड बाय अश्वघोष ऑफ पाटलिपुत्र। ये जो अश्वघोष थे वाइस प्रेसिडेंट थे
उनके द्वारा बुद्ध चरिता बायोग्राफी ऑफ बुद्धा कंपोज किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। बुद्ध चरिता किसके द्वारा कंपोज किया गया था? अश्वघोष ऑफ पाटलिपुत्र के द्वारा कंपोज किया गया था। ठीक है। नागार्जुना propounded the madhyamika philosophy of Mahayana Buddhism. Nagarjuna also discussed the idea of relativity and hence is sometimes called as Einstein of India. नागार्जुन को आइंस्टाइन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये मध्यमिका फिलॉसफी, महायान बुद्धिज्म के मध्यमिका फिलॉसफी को प्रपाउंड किए थे। ठीक, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, नागार्जुन ने महायान बुद्धिज्म का मध्यमिका फिलॉसफी प्रपाउंड किया था। ठीक, 78 सेंचुरी में साका एरा वाज प्रपाउंडेड बाय कनिष्का। ये टाइम ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 78 सेंचुरी में क्या हुआ? साका एरा स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? कनिष्का द्वारा। रूलिंग ओवर द रेन ऑफ सिल्क रूट, कुशानास ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम इट। सिल्क रूट पे मतलब सिल्क रूट से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसने उठाया? कुशानास ने उठाया। दे इशू गोल्ड स्टैंडर्ड कॉइन। Processing of imported Chinese raw silk at Bharuch in Gujarat helped in becoming an important trading center. तो कुशानास टाइम पे important trading center कौन सा था? बरोच। गुजरात का जो बरोच है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था कुशानास का, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा इंपोर्ट वगैरह होता था, स्पेशली रॉ सिल्क का। ठीक है। ग्रेटर यूज ऑफ सेडल्स इन हॉर्स राइडिंग, आर्मर, टर्बन्स, ट्राउजर, हेलमेट्स, लॉन्ग कोट्स एंड बेटर कैवलरीज आर कुशानास कंट्रीब्यूशन। अभी तक ये सारी चीजें बहुत बड़ी मात्रा में नहीं यूज करती थी। कौन सा? मतलब लड़ाई के दौरान जो आर्मर पहने जाते हैं, ट्राउजर पहने जाते थे, हेलमेट्स पहने जाते थे, ये अभी तक बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं होते थे, बट कुशाना पीरियड में ये बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाने लगे। ठीक है। इंट्रोड्यूसेस द सत्रप सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। सत्रप सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था कब? कुशानास टाइम पे। एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सत्रपीज अंडर द सत्रपा। बस इतना ही ध्यान दीजिएगा, सत्रप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था कुशाना के पीरियड में। ठीक है। तो आई होप कुशाना पीरियड का भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या देखा? कुशानास कहाँ से थे? चाइनीज थे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये रूल किए थे। कैपिटल पेशावर हुआ करता था। कनिष्का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था कुशाना रूलर का, जो कि महायान बुद्धिस्ट था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? वशुमित्र, कनिष्का रेन में ही। और यहीं पे बुद्धिस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म में। जब हम लोग जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़े थे तो ये चीज हम वहां ध्यान दिए थे। ठीक है। बुद्ध चरिता, जिसको बायोग्राफी ऑफ बुद्ध भी कहते हैं, किसके द्वारा लिखा गया था? अश्वघोष द्वारा। नागार्जुन ने महायान बुद्धिज्म के मध्यमिका फिलॉसफी को प्रोपाउंड किया था। 78 सेंचुरी से साकारा स्टार्ट हुआ था कनिष्का द्वारा। ठीक है। सत्रप सिस्टम भी कुशाना द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, तो कुशानास के बारे में यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे साकाज, जिनका टाइम लग गया था 100 बीसी से 150 सीई। ठीक है। साकाज हु वर ऑल्सो नोन एज सिंथियंस। साकाज को और क्या कहा जाता था? सिंथियंस। ये कहां से थे? वेस्टर्न चाइना से। तो कुशानास भी चाइना से थे और साकाज भी चाइना से ही थे। ठीक है। फर्स्ट साका किंग वॉज माउस और मोगा, हु इज नोन फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड अ सीरीज ऑफ कॉइन। देखो, पहले साका किंग कौन थे? मोगा, जिनके बारे में हमें कहां से पता चलता है? इंस्क्रिप्शन वगैरह से, या क्वाइन की सीरीज जो चलती थी, क्योंकि क्वाइन की सीरीज पे क्या था? किंग्स की फोटो लगी रहती थी। ठीक है। तो क्वाइंस की सीरीज से भी हमें मोगा के बारे में पता चलता है। ठीक। मथुरा, उज्जैन, गिरनार वर द सेंटर ऑफ साका रूलर इन नॉर्थ इंडिया। कहाँ पे ये रूल करते थे? मोस्टली मथुरा, उज्जैन और गिरनार एरिया में। दे रूल्ड इन द कैपेसिटी ऑफ सत्रपास, that is governor and mahasatrapas, with control over western Ganga Valley, part of central India and Gujarat. Sakas were most important always at war with सत्यवाहनास। देखो, दोनों साकास और सत्यवाहनास का जो एरिया था आसपास ही था। ठीक है। इसीलिए इन लोगों में लड़ाई वगैरह बहुत होती थी। वॉर वगैरह सत्यवाहनास और साकास के बीच में बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। ठीक है। रुद्र दामन 130, जिनका टाइम लग क्या था? 130 सीई से 150 सीई ऑफ उज्जैन सेंटर ऑफ साका इज ऑफ सिग्निफिकेंस एज ही फाइंड मेंशन इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। रुद्र दामन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर साका डायनेस्टी के, जिनका टाइम लग क्या था? 130 सीई से 150 सीई में। इनके बारे में हमें कहाँ से देखने को मिलता है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलता है। ठीक है। दिस इंस्क्रिप्शन इज इन संस्कृत अनलाइक प्रीवियस प्राकृत इंस्क्रिप्शन। अभी तक क्या होता था? प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था इंस्क्रिप्शन पे, बट अभी ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन था इसमें संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। और रुद्रदामन के बारे में कहाँ से पता चलता है? इसी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। ठीक है। रुद्रदामन गॉट द लेक सुदर्शन रिपेयर्ड फॉर बेटर इरिगेशन। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो ये सुदर्शन लेक बनाया गया था, ये एक आर्टिफिशियल लेक था। तो बनाया किसके द्वारा गया था? मतलब किसके रेन में? चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में बनाया गया था। बट रुद्रदामन ने क्या किया था? इसको रिपेयर किया था। ठीक है, दोनों नाम आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में टाइम में लेक सुदर्शन बनाया गया था और रुद्रदामन ने इसको रिपेयर किया था। किस लिए रिपेयर किए थे? बेटर इरिगेशन पर्पज के लिए। ठीक है।
Bhumak and Nahapan of Girnar, center of Saka, had their coin spread over many places in western India. वेस्टर्न इंडिया में इनका जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स था, साकास का इंपॉर्टेंट सेंटर वो क्या था? भूमक और नाहपना ऑफ गिरनार। ठीक है। ह्यूज नंबर एंड ग्रेट वैरायटी ऑफ सिल्वर कॉइन आर रिपोर्टेड फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। साकास के टाइम का सिल्वर कॉइन मोस्टली वेस्टर्न इंडिया से पाया जाता है। ठीक है। इंडिया पैट्रोनाइजिंग इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मेनी ऑफ साका रूलर गॉट देमसेल्व्स इंडियनाइज्ड। देखो जैसे अभी हमने पीछे देखा, जैसे इंडो ग्रीक्स थे, इंडिया के कल्चर को, सोसाइटी को अडॉप्ट करते करते क्या हो गए? इंडियनाइज्ड हो गए। वैसे ही साकास भी इंडियन के आर्ट एंड कल्चर को क्या किए? पैट्रोनाइज किए और धीरे धीरे करके इंडियनाइज्ड हो गए थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्ट का इंपॉर्टेंट सेंटर्स सांची, मथुरा और गांधार। ठीक है। किंग ऑफ उज्जैन डिफीटेड साकास एंड अज्यूम्ड द टाइटल विक्रमादित्य एंड एस्टेब्लिश्ड विक्रम संवत और एरा इन 58 सेंचुरी। तो क्या हुआ? उज्जैन के राजा साका एरा को डिफीट किए और विक्रमादित्य का टाइटल अज्यूम किए और 58 सेंचुरी से विक्रम संवत या विक्रम एरा का स्टार्ट हुआ। ठीक है। यहाँ से दो चीज क्लियर हुई। कुशानास के टाइम पे साका एरा स्टार्ट हुआ था 78 सेंचुरी में, और साकास के बाद साकास को डिफीट किए कौन? किंग ऑफ उज्जैन, और विक्रमादित्य का टाइटल अज्यूम किया और 58 सेंचुरी से विक्रम संवत का एस्टेब्लिशमेंट किए। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि साका एरा कब स्टार्ट हुआ और विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम क्या देखेंगे? गुप्ता एम्पायर। अभी तक क्या देखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। सबसे पहले स्टोन एज, कैसे ह्यूमंस का स्टेब्लिशमेंट हुआ, मतलब कि डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। फिर आईवीसी, आईवीसी का डिक्लाइन का क्या मेन रीजन माना जाता है? आर्यंस का इन्वेजन, और आर्यंस के इन्वेजन से क्या हुआ? वैदिक कल्चर स्टार्ट हुआ, वैदिक पीरियड। जहां पे नॉर्थ में वैदिक पीरियड चल रहा था, वहीं पे साउथ में क्या चल रहा था? संगम एज। ठीक है। वैदिक पीरियड और संगम एज जब खत्म हुआ तो कौन सा स्टार्ट हुआ हमारा? मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के साथ ही साथ जैनिज्म और बुद्धिज्म फ्लोरिश कर रहे थे। ठीक है। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब मौर्यन एम्पायर जब डिक्लाइन कर गया तो क्या हुआ? इंडिया बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई, बहुत सारे फॉरेन का इन्वेजन हुआ और भारत में खुद ही बहुत सारे नेटिव रूलर हो गए। तो हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड नाम दे दिया, जिसमें बहुत सारे नेटिव रूलर्स और फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में हमने देखा। ठीक है। पोस्ट मौर्यन पीरियड। उसके बाद क्या आएगा हमारा? गुप्ता पीरियड। क्योंकि क्या हुआ? पोस्ट मॉडर्न पीरियड मतलब कि नेटिव रूलर बहुत सारे थे, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इंडिया डिवाइड हो गई है। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ? एक रूलर आया जिसने पूरे इंडिया को कोशिश किया कि क्या कर ले? सेंट्रलाइज कर ले। तो वहां से क्या स्टार्ट हुआ? हमारा गुप्ता एम्पायर। तो अब हम आगे वीडियो में गुप्ता एम्पायर के बारे में अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस सीक्वेंस में हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पीरियड में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? किंग्स के बारे में देखेंगे। गुप्ता पीरियड जो था वो एक इम्पॉर्टेंट पीरियड था। इसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि एशियन टाइम में दो ही पीरियड ऐसा था जिस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि उस टाइम तो अनडिवाइडेड इंडिया था, इंडिया जो है इंडिया में सेंट्रलाइजेशन पावर थी, मतलब कि एक पावर थी। ठीक। नहीं तो पूरे टाइम में इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में बाइफरकेटेड थी। तो कौन कौन सी दो पावर? मौर्यंस, जैसा कि जो हम पढ़ चुके हैं सेकेंड पार्ट के वीडियो में। मौर्यंस के टाइम पर भी ऐसा था कि इंडिया एक पार्ट में थी। ठीक है। और सेकेंड हमारे गुप्ताज। ठीक। तो गुप्ताज को हम अच्छे से देखेंगे, इसको इरेज करते हैं और एक एक करके हम किंग्स को देखते हैं। ठीक। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिनका टाइम लाइक क्या था? 319 सीई से, ये कंफर्म नहीं है, 330 to 335 सीई। ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनको फाउंडर माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक। फाउंडर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज चंद्रगुप्त फर्स्ट। टाइम लाइक बता ही दिया मैंने। हु इज कंसिडर्ड द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के एक्चुअल फाउंडर इन्हें ही माना जाता है। ठीक। चंद्रगुप्त फर्स्ट को टाइटल दिया गया था महाराजा धीराजा का। तो ये टाइटल भी याद रखिएगा। महाराजा धीराजा का टाइटल किसको दिया गया था? ऐसे यूपीएससी पूछ सकते थे, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया गया था। ठीक है। देखो चंद्रगुप्त फर्स्ट किस रेन को एक्वायर किए थे, कॉन्कर्ट किए थे? साउथ बिहार, झारखंड एंड पार्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो स्टार्टिंग में गुप्ता एम्पायर सिर्फ यहीं तक सीमित था। कहाँ कहाँ? बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है। हिज असेशन इन अबाउट एडी 319-20 मार्क द बिगिनिंग ऑफ गुप्ता संवत एरा। देखो इन्हीं के टाइम पे गुप्ता संवत एरा का स्टार्टिंग हुआ था। हमने पीछे अभी साका एरा और विक्रम एरा के बारे में देखा है, देखिए ना। यहाँ पे देखो दो एरा हो गया, तीसरा हमने यहाँ देख लिया क्या? गुप्ता एरा। तो तीनों का टाइम लाइक क्या है, पीरियड, वो जरूर याद रखिएगा। ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शादी किससे की थी? लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी।
जो कि कहाँ पे थी, कहाँ की थी, नेपाल की रानी थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जब चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी कुमार देवी से हो गई, लिच्छावी की प्रिंसेस कुमार देवी से, तो ये धीरे धीरे करके नेपाल वाले एरिया को पर भी अपना रूल करने लगे थे। ठीक, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, नेपाल एरिया पर भी अपना रूल स्टार्ट कर दिया। गोल्ड क्वाइन इशू किए थे, जिसपे कुमार देवी और चंद्रगुप्त फर्स्ट दोनों का क्या था, फिगर बना हुआ था। अब देखो ये थोड़ा सा है ना कि ये विमेंस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक, तो क्या था, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था, जिसपे इनकी बीवी कुमार देवी और चंद्रगुप्त फर्स्ट दोनों का इमेज बना हुआ था, इसीलिए इसको कुमार देवी क्वाइन नाम से भी जाना जाता था। ठीक, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने देख लिया। टाइम लाइन क्या था, 319 सीई से 330 से 35 सीई के बीच का। ठीक, ये पहले इंपॉर्टेंट रूलर है गुप्ता एम्पायर के, और इनको रियल फाउंडर माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। इनको टाइटल दिया गया था, कौन सा टाइटल, महाराजा धीराजा का टाइटल। स्टार्टिंग में गुप्ता फर्स्ट जो थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, ये किस रेन को कवर किए हुए थे, साउथ बिहार, झारखंड और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। इसके बाद इन्होंने लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी किया, जिसके बाद ये नेपाल की तरफ भी बढ़े। ठीक है, इन्हें गुप्ता संवत, जिसको गुप्ता एरा भी कहते हैं, उसका स्टार्टिंग भी किया था। ठीक है, ये गोल्ड कॉइन इशू किए थे, जिसपे इनकी बीवी कुमार देवी और इनका मतलब कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का क्या था, फिगर बना हुआ था, इसीलिए इस कॉइन को कुमार देवी नाम से भी जाना जाता था। ठीक, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने देख लिया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं समुद्रगुप्त। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी के। इनको इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइम पीरियड 335 सीई से 375 टू 80। मोस्ट ऑफ द इंडिया को एक्वायर कर लिए थे अपने टाइम पे। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके पॉइंट्स हम देखते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे ये। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे कौन थे, समुद्रगुप्त। ठीक है, इनके बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है, प्रयाग प्रयस्थी। प्रयाग प्रयस्थी क्या था, ये इयोलॉजी था। इयोलॉजी का मतलब एक मटेरियल, बुक मटेरियल टाइप का, रिटन मटेरियल, जिसमें किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हो। तो प्रयाग प्रयस्थी में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया। प्रयाग प्रयस्थी लिखा कौन था, समुद्रगुप्त के ही कोर्ट में एक पोएट रहते थे, हरिसेन, उन्होंने ये प्रयाग प्रयस्थी लिखा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रयस्थी, समुद्रगुप्त कॉन्कर्ड 8 किंग ऑफ आर्यवर्त। देखो प्रयाग प्रयस्थी में ये भी मेंशन किया हुआ था कि समुद्रगुप्त जो है आर्यवर्त के 8 राजाओं को कॉन्कर्ड किए थे। आर्यवर्त जो कि नॉर्दर्न इंडिया में उस टाइम रूल करते थे, तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था, आर्यवर्त के 8 राजाओं को कॉन्कर्ड किया था। ठीक, समुद्रगुप्त कैप्चर्ड एंड देन लिबरेटेड एंड रीइंस्टेटेड 12 किंग ऑफ दक्षिण पाथा। दक्षिण पाथा का मतलब साउथ इंडिया। देखो समुद्रगुप्त क्या किए थे, साउथ इंडिया के 12 किंग्स को हरा दिए थे, बट जो उनका एरिया था वो उन किंग्स को रिटर्न कर दिए थे, और ऐसा बोले थे कि मतलब यहाँ से हमें पेमेंट वगैरह मिले, बाकी यहाँ पे रूल वही किंग करे। ठीक है, तो दक्षिण पाथा मतलब कि साउथ इंडिया के 12 किंग्स को समुद्रगुप्त क्या किए थे, हरा दिए थे। ठीक, समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ को भी परफॉर्म करते थे। जैसे मतलब जब भी वो कोई अच्छा काम करते थे, कोई अचीवमेंट प्राप्त करते थे, तो क्या करते थे, वो अश्वमेध यज्ञ को भी परफॉर्म करते थे। ठीक है, वो बहुत अलग अलग तरीके के क्वाइंस को भी इशू किए थे, जैसे कि अश्वमेध क्वाइन, टाइगर स्लेयर क्वाइन, बैटल एक्स क्वाइन, वीना क्वाइन। वीना क्वाइन में क्या था, समुद्रगुप्त वीना बजाते हुए, वीना को बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया था वीना क्वाइन में। ठीक है, तो ऐसा पूछ सकता है ना कि कौन सा राजा, एंशियंट इंडिया का कौन सा किंग बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के क्वाइंस को इशू किया था, तो समुद्रगुप्त। जैसे कि अश्वमेध क्वाइन, टाइगर स्लेयर क्वाइन, बैटल एक्स क्वाइन, वीना क्वाइन। वीना क्वाइन क्या था, जिसमें कि वो मतलब समुद्रगुप्त को दिखाया गया था वीना बजाते हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त वॉज नॉट ओनली अ कॉन्करर। देखो ऐसा नहीं है कि समुद्रगुप्त सिर्फ लड़ाई किए और बाकी प्लेसेस को कॉन्कर वगैरह किए, सिर्फ कॉन्करर नहीं थे, बल्कि ये एक ग्रेट पोएट, म्यूजिशियन एंड पैट्रन ऑफ लर्निंग भी थे। मतलब कि पोएट, म्यूजिक बहुत अच्छा बजाते थे। ऑल ओवर समुद्रगुप्त एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी के पर्सन थे। ठीक है, Samudragupt's successful conquest has earned him the title of Napoleon of India. इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कॉल्ड हिम एज धर्म प्रचार बंधु। देखो जो जितने अच्छे अच्छे काम किए, इतने कॉन्क्वेस्ट्स को सक्सेसफुली ये जो है जीते थे, इसीलिए इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था। ठीक है, और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु नाम से भी जाना जाता था। ठीक, तो हमने समुद्रगुप्त के बारे में भी देख लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे समुद्रगुप्त, जिनके बारे में कहाँ से जानने को मिलता है, प्रयाग प्रयस्थी। प्रयाग प्रयस्थी का एक किताब जिसमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ था। लिखा कौन था, हरिसेना, जो कि समुद्रगुप्त के ही कोर्ट में एक पोएट थे। ठीक है, समुद्रगुप्त बहुत सारे कॉन्कर्ट किए, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में आर्यवर्त के 8 किंग्स को कॉन्कर्ट किए, वहीं पे साउथ इंडिया में 12 किंग्स के स्टेट्स को कॉन्कर्ट किए, बट वो फिर उसको रिटर्न कर दिए थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ वगैरह ये परफॉर्म करते थे। नंबर ऑफ कॉइन्स को इशू किए थे। ठीक है, ये सिर्फ एक कॉन्करर ही नहीं, बल्कि पोएट, म्यूजिशियंस और
पैट्रॉन ऑफ लर्निंग भी थे। इन्हें बहुत सारे टाइटल दिया गया था, जैसे कि नेपोलियन ऑफ इंडिया, धर्म प्रचार बंधु इनको टाइटल दिया गया था। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किसको, चंद्रगुप्त सेकेंड, जिनका टाइम लग गया था 380 CE से 414 CE। चंद्रगुप्त सेकेंड जैसे ही अपना कार्यभार संभालना शुरू किए, सबसे पहला क्या किया वो, वेस्टर्न रीजन में उस टाइम पे साका रूल कर रहे थे, तो सबसे पहले इन साकास को डिफीट किए, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकेंड जैसे ही थ्रोन पे आए, उस टाइम पे क्या हो रहा था, वेस्टर्न रीजन में साका रूल कर रहे थे, तो वो साकास को डिफीट किए और वहाँ से उनको टाइटल मिला किसका, विक्रमादित्य का, ठीक है। और रूल करना ये शुरू कर दिए थे कहाँ से, उज्जैन से, ठीक। उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन एंड सांची इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस अबाउट दिस। देखो हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि साकास को ये डिफीट किए और उसके बाद विक्रमादित्य का टाइटल अज्यूम किया और उज्जैन से ये रूल करना स्टार्ट किया। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमको कहाँ से मिलती है, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन और सांची इंस्क्रिप्शन से हमें ये इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है, ठीक है। नागा फैमिली के कुबेर नागा से ये शादी किए थे और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, प्रभावती गुप्ता, ठीक है। अब जब प्रभावती गुप्ता बड़ी हो गई तो चंद्रगुप्त सेकेंड इनकी शादी वक्कटका के रूलर रुद्रसेन सेकेंड के साथ कर दिए थे, ठीक। चंद्रगुप्त सेकेंड अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी वकटका के रूलर रुद्रसेन सेकेंड के साथ कर दिए थे। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, रुद्रसेन सेकेंड की डेथ हो गई, मतलब कि इनको मार दिया गया। उस टाइम के बाद से क्या हुआ, प्रभावती गुप्ता रूल करना स्टार्ट कर दी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से देखिए, यहाँ से डायरेक्टली विमेन आई, ये पहली विमेन शो किया ना, अभी तक एशियंट हिस्ट्री का हमने रिविजन कर लिया, ये पहली विमेन है जो शो किया कि हाँ ये रूल करना स्टार्ट की थी, ठीक। तो प्रभावती गुप्ता रूल करना स्टार्ट की थी। ये किसकी बेटी थी, चंद्रगुप्त सेकेंड की वाइफ किसकी थी, रुद्रसेन सेकेंड की, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर टू इशू सिल्वर क्वाइन। चंद्रगुप्त सेकेंड गुप्ता एम्पायर के प्रथम रूलर थे जो कि सिल्वर क्वाइन इशू किए थे, जिसपे क्या था, लॉयन का फिगर था। जैसे साका क्वाइंस में लॉयन का फिगर था, वैसे ही चंद्रगुप्त सेकेंड ने जो सिल्वर क्वाइन इशू किया था उस पर लॉयन फिगर शो हो रहा था, ठीक है। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड रिकॉर्डेड द चंद्रगुप्त सेकेंड डिफीटेड वालिकाज ऑफ बैक्ट्रिया। देखो जो मेहरौली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या मेंशन है कि चंद्रगुप्त, मतलब उससे हमें क्या जानने को मिलता है कि चंद्रगुप्त सेकेंड जो है वालिका ऑफ बैक्ट्रिया को डिफीट किए थे, ठीक। इनके कोर्ट में कालिदासा और अमर सिन्हा थे और इन्हीं के टाइम पे चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फहीन इनके कोर्ट में विजिट किए थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में भी हमने देख लिया। क्या सबसे पहले तो जैसे ये अपना मतलब कार्यभार संभालना शुरू किए, वेस्टर्न में साकास जो रूल कर रहे थे उनको डिफीट किया, साकास को हटा दिया और वहाँ से अपना टाइटल अज्यूम कर लिया विक्रमादित्य का, ठीक है। ये सारी बातें हमें कहाँ से जानने को मिलती हैं, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन और सांची इंस्क्रिप्शन से जानने को मिलती हैं, ठीक। ये शादी किए कुबेर नागा से, टेगा फैमिली की एक प्रिंसेस कुबेर नागा से ये शादी की और इनको एक बेटी भी हुई जिसका नाम क्या था, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता बड़ी हुई, उन्होंने इनकी शादी वकटका के रूलर रुद्रसेन सेकेंड के साथ कर दी। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, रुद्रसेन का मर्डर हो गया, ठीक है। अब जब रुद्रसेन का मर्डर हो गया तो अब उसके बाद क्या हुआ, प्रभावती गुप्ता रूल करना स्टार्ट कर दी, ठीक। तो प्रभावती गुप्ता पहली विमेन दिखाई गई ना यहाँ से जो रूल करना स्टार्ट की, ठीक है। फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त सेकेंड जो है पहले रूलर, गुप्ता एम्पायर के पहले रूलर बने जो कि सिल्वर क्वाइन इशू किए। इस सिल्वर क्वाइन पे क्या था, लॉयन का फिगर डिपिक्टेड था जैसे कि साका क्वाइंस में था, ठीक। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें ये जानने को मिलता है कि चंद्रगुप्त सेकेंड ने वालिकाज ऑफ बैक्ट्रिया को डिफीट किया था, ठीक है। इनके कोर्ट में कौन कौन था, कालिदास और अमर सिन्हा थे, ठीक। इनके कोर्ट में चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फहीन भी विजिट किए थे, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में वो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट, जिनका टाइम लग गया था 414 CE से 455 CE, ठीक है। कुमारगुप्त के बारे में बहुत सारी जगहों पे मेंशन्ड है, एक एक करके देखते हैं। कर्मडांडा इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू कुमारगुप्त फर्स्ट एज रूलर ऑफ 4 ओशन। देखो कर्मडांडा जो इंस्क्रिप्शन है उसमें कुमारगुप्त को क्या रिफर किया गया, रूलर ऑफ 4 ओशन, 4 ओशंस का रूलर, ठीक है। मंडसोर इंस्क्रिप्शन एज रूलर ऑफ ऑल अर्थ, मंडसोर इंस्क्रिप्शन में क्या कहा गया था कुमारगुप्त फर्स्ट को, रूलर ऑफ ऑल अर्थ, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ दामोदरपुर एज महाराजा धीराजा, जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था दामोदरपुर का उसमें कुमारगुप्त फर्स्ट को महाराजा धीराजा नाम से इंडिकेट किया गया, ठीक है। तो देखिए ना 3 हो गया कि नहीं, फर्स्ट सेकंड और ये महाराजा धीराजा वाला थर्ड, मतलब कि कुमारगुप्त फर्स्ट को कर्मडांडा इंस्क्रिप्शन में क्या रिफर किया गया था, रूलर ऑफ 4 ओशन। मांडसोर इंस्क्रिप्शन में रूलर ऑफ ऑल अर्थ, वहीं पे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ दामोदरपुर में महाराजा धीराजा टाइटल नाम से इंडिकेट किया गया, ठीक है। बिलसद इंस्क्रिप्शन
ऑल्सो मैंशन अबाउट कुमारगुप्त फर्स्ट। बिलसद इंस्क्रिप्शन जो है उसमें भी कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, उसमें भी मेंशन है। ठीक, कुमारगुप्त फर्स्ट अश्वमेध यज्ञ वगैरह ये भी परफॉर्म किया करते थे। ठीक, देखो ये शिव जी के डिवोटी थे, शिव के, भगवान शिव के भक्त थे। ठीक है, लेकिन जो कॉइन इशू किए थे उसमें ये कार्तिकेय की तरह बैठे हुए थे, कार्तिकेय जैसे पिकॉक पे बैठते हैं वैसे ही जो ये कॉइन इशू किए हुए थे उस पर एक इमेज बना हुआ था जिसमें कुमारगुप्त फर्स्ट पिकॉक पे बैठे हुए थे। ठीक, while threat of Hunas crossing Hindu Kush was building up during the Kumargupta first, on the whole his reign remained peaceful। इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी, इनको थ्रेट था कि हुनास जो है हिंद कुश को क्रॉस ना कर जाए। इस रीज़न से हिंद कुश को जो है अच्छे से वहाँ पे बिल्डिंग अप हो रहा था। किसके रीज़न में, कुमारगुप्त फर्स्ट के रीज़न में, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे क्या था, मतलब ऐसा थ्रेट भी था। ठीक है, ड्यूरिंग हिज रेन नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज स्टेब्लिश। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इनके रेन में नालंदा यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो कुमारगुप्त फर्स्ट का छोटा सा था, इनको बहुत सारे जगहों पे अलग अलग इंडिकेट किया गया था। जैसे कि अभी हमने देखा कर्मटांडा इंस्क्रिप्शन में अलग, मांडसोर इंस्क्रिप्शन में अलग, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ दामोदरपुर में अलग। ठीक है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में इनके बारे में लिखा हुआ था। अश्वमेध यज्ञ करते थे, शिव जी के डिवोटी थे, बट इन्होंने जो कॉइन इशू किया था उस पे जैसे कार्तिकेय पिकॉक पे बैठते हैं वैसे ये पिकॉक पे बैठे हुए दिखाई दिए थे। ठीक, सबसे मेन क्या कि नालंदा यूनिवर्सिटी का, इनके टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्कंदगुप्त। यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे करके गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन करने लगी थी। ठीक, सन ऑफ कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त कौन थे, कुमारगुप्त फर्स्ट के बेटे थे। देखो इनके टाइम पे क्या हुआ, फाइनली हुनाज एंटर कर ही गए, बट स्कंदगुप्त अच्छे से ब्रेवली उनके साथ लड़ाई किए हुनाज के साथ, और हुनाज को क्या किए, डिफीट कर दिए थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हुनाज इंडिया में आने की कोशिश किए। स्कंदगुप्त जो कि कुमारगुप्त प्रथम के बेटे थे वो ब्रेवली उनके साथ फाउट किए और हुनास को डिफीट कर दिए थे। ठीक है, हिज कॉन्क्वेस्ट ओवर पुष्यमित्र इज मार्क्ड इन भीतरी पिलाई इंस्क्रिप्शन, सॉरी भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। तो जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें स्कंदगुप्त और पुष्यमित्र शुंगा के बारे में लिखा हुआ है। जो लड़ाई हुई थी पुष्यमित्र शुंगा और स्कंदगुप्त के बीच में वो कहाँ पे मेंशन है, उसके बारे में कहाँ पे मेंशन है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, गॉट द सुदर्शन लेक रिपेयर्ड, देखो ये भी क्या किए थे, सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाए थे। ठीक है, स्कंदगुप्त डेथ इन 467 CE वाज फॉलोड द इनकम्पिटेंट सक्सेसर हु कुड नॉट कीप द एम्पायर इंटैक्ट। मतलब कि स्कंदगुप्त के डेथ के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन कर गया। ठीक है, अब हम डिक्लाइनेशन देख लेते हैं, गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइनेशन। फ्यूडल लॉर्ड, सबसे मेन पॉइंट क्या था गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइनेशन का, फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स स्टार्टेड असर्टिंग देमसेल्व्स एंड स्टार्टेड सेटिंग अप देयर ओन डायनेस्टीज। देखो फ्यूडल लॉर्ड्स का मतलब जैसे क्या था, गुप्ता एम्पायर पूरे इंडिया में रूल कर रही थी, बट फ्यूडल लॉर्ड्स के तहत, जैसे मान लो सेंटर पावर ये है, ठीक है, बट ये दे दी कि ठीक है यहाँ पे आप रूल करना, बाकी यहाँ की इन्फॉर्मेशन मेरे को देते रहना। ठीक, आप यहाँ पे करना, आप यहाँ पे करना। तो ये एक मेन रीज़न रहा, क्योंकि क्या हुआ जब गुप्ता एम्पायर के सक्सेसर इनकेपेबल हो गए तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या किए, बढ़ चढ़ करके ये पर्टिकुलर एरिया अपने नाम पर डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली अपना रूल स्टार्ट कर दिया। ठीक, डिसेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ लार्ज परमानेंट एंड प्रोफेशनल आर्मी। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी, ना ही बड़ी थी, बहुत छोटी थी। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ क्या हुआ, आर्मी का भी प्रॉब्लम आने लगा। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्वेजन ऑफ हुनाज, वीक सक्सेसर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर डिक्लाइन। ठीक, तो मेनली 3 पॉइंट था। सबसे पहला तो फ्यूडल लॉर्ड, ये एक मेन पॉइंट रहा। दूसरा डिसेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी तो हुआ ही हुआ, साथ में आर्मी सही नहीं थी। तीसरा सक्सेसर वगैरह वीक हो गए, हुनास का इन्वेजन वगैरह हो गया, इस वजह से भी गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन कर गई। ठीक, लास्ट रूलर कौन रहा गुप्ता एम्पायर के, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर के रूलर्स को हमने अच्छे से देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। देखो अब हम गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी पहले देखते हैं। ठीक, गुप्ता एम्पायर में आखिर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सिचुएशन था ये देखते हैं। सबसे पहले क्या है, किंग वॉज असिस्टेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किंग की हेल्प करने के लिए क्या था, एक मिनिस्टर्स की काउंसिल हुआ करती थी जो कि किंग को हेल्प करती थी। ठीक, अब देखो मान लो ये हो गया पूरा गुप्ता एम्पायर। ठीक, अब ये कैसे डिवाइडेड था ये देख लेते हैं। गुप्ता एम्पायर सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था। इस एक पार्ट को क्या कहा जाता था, भुक्ति, जिसको प्रोविंस भी कहते हैं, इंग्लिश में जिसको प्रोविंस कहते हैं। ठीक, भुक्ति, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना भुक्ति। फिर भुक्ति जो था वो फर्दर डिवाइडेड था किसमें, विश्यास में। पेन का कलर चेंज करके इसको समझते हैं। अब भुक्ति पार्ट्स में डिवाइडेड था, इसको क्या बोलते थे, विश्यास, विश्यास।
ठीक है, यहाँ पे है ना विश्यास। ठीक, अब विश्यास भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, विश्यास भी पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसको क्या कहते थे, विथि, विथि। ठीक है, यही विथि को मतलब, विथि मतलब क्या, विलेज, ये स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करती थी। तो ऐसे समझो, सबसे पहले गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन भुक्ति में डिवाइडेड था, भुक्ति छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे, जिसको क्या कहा जाता था, विश्यास, और विश्यास भी छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे, जिसको क्या कहते थे, विथि। ठीक है, भुक्ति का हेड कौन हुआ करता था, उपरिका, और विश्यास का विश्यापति। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करते थे भुक्ति और विश्यास, तो भुक्ति का हेड उपरिका, वहीं पे विश्या का हेड विश्यापति, और विश्यास क्या था, विथि में डिवाइडेड था। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी वॉज नॉट एलेबोरेटेड एज दैट ऑफ मौर्यंस। मौर्यन टाइम में जैसे ब्यूरोक्रेसी इलेबोरेटेड थी, मतलब काफी डिटेल में थी, वैसी ब्यूरोक्रेसी हमें गुप्ता एम्पायर में देखने को नहीं मिलती है। ठीक, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिस का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी डायरेक्ट ऐसे नाम दे देती है। जस्टिस डिलीवरी को उस टाइम पे क्या कहा जाता था, महानंद नायका। जस्टिस डिलीवरी को क्या कहा जाता था, महानंद नायका। चीफ ऑफ द गार्ड्स को महाप्रतिहारा। एसोसिएटेड विद गिफ्ट्स एंड ग्रांट, मतलब कि जिस पर्सन को गिफ्ट्स और ग्रांट्स वगैरह दिया जाता था, जो उससे एसोसिएटेड थे, उनको क्या कहा जाता था, दूताकाज। मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, संधि विग्रहिका। हेडेड एलिफेंट, पिलुपति। हेडेड हॉर्सेस, अश्वपति। हेडेड फुट सोल्जर, नारापति। इंचार्ज ऑफ स्टोर, राणा भंडरिका। सुप्रिटेंडेंट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स, अक्षपतल कृता। ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स को क्या कहते थे, अक्षपतल कृता। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम रटा तो नहीं जाएगा, बट हाँ लर्न करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को हमने देख लिया। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे किंग को हेल्प करने के लिए। गुप्ता एम्पायर जो था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था। प्रोविंसेस मतलब कि भुक्ति भी फर्दर डिवाइडेड थे विश्यास में, और विश्यास भी फर्दर डिवाइडेड थे विथि मतलब विलेज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हमने देख लिया, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, गुप्ता एम्पायर में इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑल फ्लोरिस्ड अंडर गुप्तास। गुप्ता पीरियड में एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब अपने एक्सट्रीम लेवल, अच्छे लेवल पे था। King's administration facilitated irrigation, ensured measurement and categorization of land into cultivated and uncultivated land। देखो, लैंड्स पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। ठीक है, अब वो लैंड्स कैसे हैं उसमें भी डिवाइडेड थे, वो कल्टीवेटेड लैंड है या अनकल्टीवेटेड लैंड है। कल्टीवेटेड लैंड को क्षेत्र कहा जाता था, अनकल्टीवेटेड लैंड को खिला या फिर अपरहता कहा जाता था। ठीक है, इरिगेशन पर्पस को बहुत अच्छा किया गया था, लैंड मेजरमेंट, कैटेगराइजेशन सब हुआ था। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी डेवलप कर गई थी, मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे करके आ रहा था गुप्ता पीरियड में। ठीक, लैंड ओनर बिकेम इन्फ्लुएंशियल एज लैंड वॉज अ प्रेस्टिजियस प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड और गिफ्टेड। उस टाइम पे लैंड एक प्रेस्टिजियस प्रॉपर्टी हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि लैंड की वैल्यू वगैरह भी बढ़ा दी गई थी ना, तो इसीलिए लैंड क्या थी, एक प्रेस्टिजियस प्रॉपर्टी हुआ करती थी। क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूस बोथ यूटिलिटी एंड लग्जरी आइटम्स। जो क्राफ्ट्समैन थे वो दोनों तरह के आइटम्स को बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे। जो लग्जरी आइटम्स थी वो भी बनाते थे, और जो यूज़ के लिए मतलब डेली यूज़ में जो आइटम्स आते थे उनको भी प्रोड्यूस किया करते थे। ठीक है, कॉमन पीपल ट्रेडेड इन कौरी शेल। कॉमन पीपल जो ट्रेड करते थे वो कौरी शेल, मतलब कि बार्टर सिस्टम अब नहीं रह गया था, कौरी शेल में ट्रेड होता था। इशूड लेस प्योर गोल्ड कॉइन देन कुशानास। कुशानास के कंपेयर में यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन था वो कम प्योर था, क्योंकि रीज़न है धीरे धीरे करके फॉरेन्स का इन्वेजन होने लगा, हमारे यहाँ से जो गोल्ड वगैरह थे वो सब फॉरेन जाने लगे, तो इस वजह से यहाँ पे गोल्ड की कमी होने लगी। गोल्ड की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्योर गोल्ड नहीं होगा। तो कुशाना के कंपेयर में जो गुप्ता एम्पायर में गोल्ड कॉइन था वो लेस प्योर था। ठीक है, तो इकोनॉमी वाला पोर्शन भी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मतलब इस टाइम पे एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स सब कुछ अच्छे से होता था, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे था, और लैंड पे बहुत ध्यान दिया जाता था, लैंड के कैटेगराइजेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए, इरिगेशन पर्पज़ पे ध्यान दिया जाता था। टाइम पे लैंड क्या था, काफ़ी प्रेस्टिजियस प्रॉपर्टी हुआ करता था। ठीक है, क्राफ्ट्समैन यूटिलिटी और लग्जरी आइटम दोनों को प्रोड्यूस करते थे। कॉमन पीपल जो ट्रेड करते थे वो कौरी शेल में किया करते थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी गुप्ता एम्पायर के अंडर में समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्ता एम्पायर की सोसाइटी और आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या सीन था। तो पहले सोसाइटी को देखते हैं। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी, यही एक मेन रीजन बना गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइनेशन का। ठीक है, हमें तो ये पता ही है। विमेंस और शूद्रास की पोजीशन धीरे धीरे करके क्या हुई, इंप्रूव होने लगी। अब दोनों को रामायण, महाभारत और वर्शिप वगैरह के लिए परमिशन दे दी गई, मतलब कि अब वो लोग रामायण महाभारत सुन सकते हैं, कृष्णा की वर्शिप वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था, विमेंस और शूद्रास की कंडीशन धीरे धीरे करके मतलब बहुत ही खराब हो गई थी, बट गुप्ता एम्पायर से धीरे धीरे करके विमेंस और शूद्रास की पोजीशन सही होने लगी। ठीक है,
भानुगुप्ता's Erana ईरान इंस्क्रिप्शन गिव द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज टू एग्जिस्टेड। ठीक है, विमेंस की पोजीशन तो सही थी, बट हाँ इस टाइम पे भी अभी चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा होती थी। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? भानुगुप्ता के ईरान इंस्क्रिप्शन से ये बात पता चलती है कि गुप्ता एम्पायर में, गुप्ता पीरियड में सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट करता था। ठीक, देखो गुप्ता एम्पायर में फहीन, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे, फहीन इंडिया विजिट किए थे। तो इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया था कि गुप्ता एम्पायर में कोई भी क्राइम या डेथ पेनाल्टी नहीं होती है, ना ही क्राइम होती है, ना ही यहाँ पे जो एक्सट्रीम पेनाल्टी दी जाती है वो होता है। ठीक है, विश्ती वॉज फोर्स टू सर्व द रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल्स। तो यहाँ से क्या हुआ, विश्ती क्या थे? फोर्स्ड लेबर हुआ करते थे, फोर्स्ड लेबर जो कि गुप्ता एम्पायर में प्रेजेंट थे। ठीक है, जो फोर फोल्ड वर्नास थे उनके बाहर जाकर के चांडालास, मतलब कि चांडालास एक ग्रुप हुआ करता था, आउटकास्ट ग्रुप, जो कि ये जो फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम है उसके बाहर थे। ठीक है, मतलब कि इन चारों के बाहर थे, तो इनको एकदम ही नेग्लेक्ट किया जाता था। इस टाइम पे गुप्ता पीरियड में इनको एकदम नेग्लेक्ट किया रखा जाता था। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस सेक्ट प्रेजेंट थे और साथ में पीसफुली रहते थे इस टाइम पे, जैसे कि वैष्णवाइट, सैवाइट सब थे, सब अपना अपना रिलीजन लेकर के आगे चलते थे। ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि पुराणास, महाभारत, रामायण, इनको क्या किया गया इस पीरियड में? एक्सपेंड किया गया। भगवतिज्म सेंटर्ड अराउंड विष्णु इमर्ज्ड, इस टाइम से भगवतिज्म इमर्ज्ड होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो सोसाइटी क्या थी? सोसाइटी समझ में आई गुप्ता एम्पायर की? फेडरलिस्टिक थी, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो कि मेन रीजन बना गुप्ता एम्पायर के डिक्लेनेशन का। विमेन सुतरास की पोजीशन धीरे धीरे सही हुई, बट फिर भी क्या था, सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज का एविडेंस हमें देखने को मिलता है। कहाँ से? भानुगुप्ता ईरान इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलता है। फहीन गुप्ता एम्पायर के टाइम में आए थे, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि उस टाइम पे कोई क्राइम वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता था, तो जब क्राइम नहीं था कोई पेनल्टी नहीं थी। ठीक है, विश्ती फोर्स लेबर हुआ करते थे, जिनको फोर्सली क्या था, रॉयल आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए काम करना होता था। ठीक है, चांडालास जो फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम होते थे, चांडालास उनके भी बाहर बिलोंग करते थे, तो इनके साथ बहुत मतलब अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स प्रेजेंट थे, जैसे कि वैष्णवाइट, सैवाइट, बट हाँ सब पीसफुली रहते थे। ठीक, इस टाइम पे बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि पुराणास, महाभारत, रामायण, इन सबको क्या किया गया? प्रमोट किया गया और भगवतिज्म धीरे धीरे करके इमर्ज्ड हुआ। ठीक है, तो सोसाइटी और रिलीजन हमने गुप्ता एम्पायर का देख लिया। अब हम आर्ट देखते हैं। कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ अजंता स्कूल, इस टाइम पर भी क्या है? अजंता स्कूल का कंटिन्यूड ग्रोथ हो रहा है। ठीक, इन दिस केव वॉल वर डेकोरेटेड पेंटेड इन लोकल थीम। अब देखो अजंता जो स्कूल है वहाँ पे क्या हुआ, जो वॉल्स थे उनको और भी अच्छे तरीके से पेंट किया गया, नए नए तरीके से पेंट किया गया। ठीक, स्कल्पचर मेड कंसिडरेबल ग्रोथ विथ एविडेंस ऑफ वेरियस स्टोन इमेज, metal and stone image of बुद्धा, शिवा, विष्णु आर रिपोर्टेड फ्रॉम नंबर ऑफ प्लेसेस। देखो बहुत सारे प्लेसेस से गुप्ता एम्पायर के टाइम का शिव, विष्णु जी और भगवान बुद्ध, इन सब का क्या था? मेटल और स्टोन इमेज पाया गया है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे प्लेसेस से गुप्ता एम्पायर के टाइम के बुद्ध, शिव और विष्णु के मेटल और स्टोन इमेज पाए गए हैं। इमेज ऑफ गॉड अपीयरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ से क्या हुआ? पहली बारी गॉड का इमेज अपीयर हुआ। स्तूपा एंड केव कंस्ट्रक्शन रिड्यूस्ड एंड टेम्पल कंस्ट्रक्शन पिक्ड अप। देखो अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके स्तूपा और केव वगैरह थे, इनका कंस्ट्रक्शन कम हो गया। ठीक है, और यहाँ से टेम्पल का कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगा। ठीक, अब यहाँ से मंदिर वगैरह का कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगा। कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं टेम्पल्स के, जैसे दशावतारा टेम्पल झांसी उत्तर प्रदेश, भीतरगांव टेम्पल कानपुर उत्तर प्रदेश, पार्वती टेम्पल नचनाकुतारा मध्य प्रदेश, विष्णु टेम्पल जबलपुर मध्य प्रदेश। बाघ केव पेंटिंग बिलोंग टू दिस पीरियड, इस टाइम से ही बाघ केव पेंटिंग भी बिलोंग करती है, मतलब कि गुप्ता पीरियड से ही बाघ केव पेंटिंग्स भी बिलोंग करती है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लिया गया, मतलब कि बहुत अच्छे से फ्लॉरिश हुआ था इस टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अभी भी अजंता स्कूल को प्रमोट करने के लिए, उसको अच्छे से बनाने के लिए डे टू डे क्या हो रहा था, उसका चेंजेस वगैरह हो रहा था, उसको ग्रो किया जा रहा था। ठीक है, इस टाइम से मतलब कि गुप्ता एम्पायर के टाइम से बहुत सारी जगहों से गॉड, शिव, विष्णु और बुद्धा के क्या मिले हैं? इमेज मिले हैं। ठीक है, यहाँ से स्तूपा और केव कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे करके कम होने लगा और टेम्पल कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगा, जिसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ जो हमने देख लिया। तो आई होप आप लोग को गुप्ता एम्पायर का सोसाइटी और आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लिटरेचर पोर्शन देखते हैं, गुप्ता एम्पायर का लिटरेचर पोर्शन। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन गुप्ता एम्पायर वॉज डाइवर्स, बहुत तरीके से गुप्ता एम्पायर में लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है,
पोएट्री, प्ले, आर्ट, फिलोसफी, रिलीजन टू साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब का डेवलपमेंट गुप्ता एम्पायर से ही स्टार्ट होना शुरू हुआ था। ठीक है, देयर वर नवरत्नास 9 जेम्स इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त सेकेंड, उनके कोर्ट में नवरत्नास हुआ करते थे। ठीक है, जो अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट्स थे। वो नवरत्नास कौन कौन थे, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। कौन कौन था, अमर सिम्हा, धनवंतरी, हरिसेना, कालिदास, कहापनका, सानकू, वाराह मिहिर, वारारुचि और वित्तल भत्ता। ठीक है, तो 9 जेम्स जिसको नवरत्नास भी कहते थे, वो कहाँ थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे थे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन कौन थे ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, धर्मशास्त्र, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड पोर्शन ऑफ रामायण एंड महाभारता, भाषा 12 प्लेज वर ऑल्सो रिटन इन दिस पीरियड। इस पीरियड में मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत तरीके की बुक्स वगैरह लिखी गई थी, स्पेशली रिलीजियस बुक्स जो हैं बहुत लिखी गई थी, जैसे कि धर्मशास्त्र, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये सब गुप्ता एम्पायर के टाइम पे लिखी गई थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इज डेवलप्ड ड्यूरिंग ऑर्नेट संस्कृत लैंग्वेज, मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज में डेवलप की गई थी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर में लिटरेचर अपने पीक लेवल पे था, बहुत ही अलग अलग फील्ड में लिटरेचर डेवलप किया था। स्पेशली ये नवरत्ना वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम जरा कुछ देख लेते हैं गुप्ता एम्पायर में कौन से पर्सन कौन कौन सी बुक लिखे थे। जैसे कि कालिदास क्या क्या लिखे थे, अभिज्ञानम शाकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु सांभरा, ज्योतिर्विद भरना। ठीक है, वहीं पे कामानंद का क्या लिखे थे, नीति सारा, विशाखा दत्ता क्या लिखे थे, मुद्र राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ लेती है, जैसे कि विशाखा दत्ता पे भी पूछ चुकी है और कालिदासा पर भी पूछ चुकी है। ठीक है, धनवंतरी क्या लिखे थे, आयुर्वेदा, आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम और सुरसई धनता, अमर सिंह क्या लिखे थे, अमरकोश, गुणाध्या क्या लिखे थे, बृहद कथा, सूत्र का मृच कटिकम, ब्रह्मगुप्त क्या लिखे थे, ब्रह्म सप्त सिद्धांता, भाषा क्या लिखे थे, स्वप्नवश्य दत्तम। ठीक है, वाघभट्टा क्या लिखे थे, अष्टांगरी दया। ठीक है, वारामिहिर क्या लिखे थे, पंच सिद्धांतिका, सुश्रुत क्या लिखे थे, सुश्रुत संहिता ऑन सर्जरी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा गुप्ता एम्पायर भी कंप्लीट हो गया, तो हमने नियर अबाउट एंशियंट हिस्ट्री के हर पार्ट को डिस्कस कर लिया। जैसे कि क्या क्या डिस्कस किया, एक बार रिवीजन, लास्ट रिवीजन कर लीजिए। स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, नॉर्थ में वैदिक पीरियड चल रहा था, तो साउथ में क्या चल रहा था, संगम पीरियड, संगम पीरियड। इसके बाद क्या आया था, मौर्यंस, मौर्यंस के टाइम पे क्या था, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म फ्लोरिश कर रहा था, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। मॉर्यंस के डिक्लेरेशन के बाद इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पोस्ट मॉर्यन पीरियड। पोस्ट मॉर्यन पीरियड के बाद क्या हुआ, गुप्ता एम्पायर आया, और गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइनेशन के बाद क्या हुआ, हर्षवर्धन का एम्पायर शुरू हुआ। ठीक है, हर्षवर्धन। यहाँ तक हमारा एंशियंट हिस्ट्री है, तो एंशियंट हिस्ट्री नियर अबाउट हम कवर कर लिए हैं, सिर्फ लास्ट टॉपिक हमारा बचा है हर्षवर्धन का। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। अब देखो क्या हुआ, गुप्ता एम्पायर के डिक्लेरेशन के बाद अब फिर से इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, गंगा वैली रीजन में कौन रूल करने लगा, मौखारी डायनेस्टी, मतलब कि इस पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे कौन रूल करने लगा, मौखारी डायनेस्टी। ठीक, वहीं पे वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न पंजाब में कौन कर रहा था, हर्षवर्धनाज एंसेस्टर्स, मतलब कि पुष्यभूति डायनेस्टी। ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला यहाँ पे, सॉरी यहाँ तक, यहाँ पे कौन था, ये जो है पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, शशांक, बंगाल का जो गॉड रिवर था, ये कहाँ पे रूल करने लगा, ईस्ट में, मतलब कि बंगाल वाला पोर्शन। यहाँ पे कौन था, यहाँ पे कौन था, गौड़ डायनेस्टी, गौड़ डायनेस्टी। ठीक है, साउथ में कौन था उस टाइम पे, वक्कटकास, साउथ में मतलब कि ये पोर्शन जनरली किसका था, सॉरी ये तो डेक्कन का पोर्शन हो गया ना, यहाँ पे साउथ में कौन था, वक्कटकास। वहीं पे डेक्कन में चालुक्याज ऑफ बादामी, यहाँ पे कौन था, चालुक्यास, चालुक्यास थे। और
फर्दर साउथ वॉज द किंगडम ऑफ पल्लवास, मतलब कि ये छोटा सा पोर्शन यहाँ पे खाली था, ये पल्लवास का था। देखो कितने किंगडम्स थे यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पूरा घोच पोच हो गया होगा, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ से आप समझ जाएंगे। मौखारीज, पुष्यभूतिस, चालुक्यास, गौड़, वकटकास, पल्लवास, इतने सारे किंगडम्स में क्या था, इंडिया पूरा डिवाइड हो गया था। ठीक, अब पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि उन सब में सबसे बड़ा स्टार्टिंग में कौन था, पुष्यभूति डायनेस्टी ही था। ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है, सोर्सेस क्या क्या है पुष्यभूति डायनेस्टी के, ये हम देखते हैं पहले। ह्यून तसंग ट्रैवल अकाउंट सीयू की, बानाभट्टास हर्षचरिता। देखो ह्यून तसंग की जो किताब थी सीयू की, उसमें हमें पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में जानने को मिलता है। बानाभट्टा ने जो हर्षचरिता लिखा था, उसमें हमें पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में जानने को मिलता है। और अहियोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड द्वारा जो अहियोल स्टोन इंस्क्रिप्शन बनाया गया था, उससे हमें पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, और मधुबन एंड सोनपत इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजी। ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में कहाँ कहाँ से जानने को मिलता है, सबसे पहला ह्यून तशंग की जो किताब थी सुयू की, दूसरा बारभट्टा द्वारा जो हर्षचरिता लिखा गया था उससे, तीसरा अहियोल स्टोन इंस्क्रिप्शन जो कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा मेंशन किया गया था, और चौथा मधुबन और सोनपत इंस्क्रिप्शन से हमें क्रोनोलॉजी मतलब पुष्यभूति की क्रोनोलॉजी के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, तो ये चारों सोर्सेज है पुष्यभूति डायनेस्टी के। ठीक, बंसखेड़ा इंस्क्रिप्शन में हर्षवर्धन का क्या मिला है, साइन मिला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बंसखेड़ा इंस्क्रिप्शन से हर्षवर्धन का साइन मिला है। ठीक है, पुष्यभूतिस वर फिडिट्रीज ऑफ गुप्ता। देखो पुष्यभूतिस कौन थे, गुप्ता के फिडिट्रीज थे, यही तो मेन रीजन था गुप्ता एम्पायर के डिक्लेनेशन का। तो पुष्यभूति कौन थे, गुप्तास के फिडिट्रीज। दे बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर ह्यूना इन्वेजन। ह्यूना इन्वेजन जब गुप्ता एम्पायर के टाइम पे हुआ तो क्या हुए, पुष्यभूतिस इंडिपेंडेंट खुद को डिक्लेयर कर दिए। इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वर प्रभाकर वर्धना, आदित्य वर्धना एंड हर्षवर्धना। पुष्यभूति डायनेस्टी के जो एकदम इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन कौन थे, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, ही वॉज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन जो था वो प्रभाकर वर्धन का बेटा था। ठीक है, तो पुष्यभूति के बारे में इसेंशियल चीजें जैसे कि सोर्सेज वगैरह हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट रूलर हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं, सबसे पहले हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका टाइम लैग क्या था, 606 सीई से 647 सीई का। ठीक है, तो हम देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। सबसे पहले हर्षवर्धन ने क्या किया, कन्नौज को कॉन्कर्ट कर लिया और उसको थानेसर के साथ जोड़ दिया। ठीक है, हर्षवर्धन सबसे पहले क्या किया, कन्नौज को कॉन्कर्ट कर लिया और थानेसर के साथ जोड़ दिया। हर्षवर्धन एक बहुत ही केपेबल रूलर था। ठीक, ये मोस्टली अपने आसपास के बहुत सारे रूलर्स को डिफीट करके सारे इंडिया को ये भी एक करने की कोशिश किया था। जैसे कि जो गौड़ किंगडम का शशांक रूलर था उसको भी इन्होंने डिफीट किया था हर्षवर्धन ने, और बंगाल वाला पोर्शन, ये जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला पोर्शन है, अपना जो किंगडम था उसमें इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, फिर गुजरात के किंग वल्लभी किंग को भी इसने डिफीट किया था। ठीक है, ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ उत्तर परनाथा और उत्तर पथपति। देखो हर्षवर्धन को कौन सा टाइटल मिला था, उत्तर परनाथा या उत्तर परपथी का, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में जो भी किंगडम से उनको हरा दिया था। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि गौड़ किंगडम को भी हरा दिया था, गुजरात में जो वल्लभी किंग थे उनको भी हरा दिया था, तो इनको इसलिए हर्षवर्धन को क्या मिला था, टाइटल मिला था उत्तर परनाथा का, जिसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। ठीक है, while marching southward region of Malwa and after crossing Narmada he was defeated by Pulkesin second। देखो नॉर्थ तो ये पूरा कॉन्कर्ट कर लिया, नॉर्थ इंडिया पूरा कॉन्कर्ट कर लिया, उसके बाद ये क्या किया, साउथ इंडिया की तरफ बढ़े। नर्मदा रिवर को ये क्रॉस ही कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, पुलकेशिन सेकंड ने इनको आगे आने से रोक लिया। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा रिवर के तट पर लड़ाई की और हर्षवर्धन को साउथ में आने से रोक लिया था। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनैलिटी ऑफ ह्यून तशंग एंड ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट असेंबली एट कन्नौज अंडर हिज चेयरमैनशिप। ह्यून तशंग से ये बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, मतलब कि इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, और फिर ये क्या किए थे, बुद्धिस्ट असेंबली, कन्नौज में एक बुद्धिस्ट असेंबली ऑर्गेनाइज करवाए थे ह्यून तशंग के चेयरमैनशिप के अंडर में। ठीक है, ह्यून तशंग भी अपने बुक में हर्षवर्धन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन हर्षवर्धन के बारे में लिखे हैं, स्पेशली उनके जस्टिस वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, द एबल मिलिट्री कमांडर एंड गुड एडमिनिस्ट्रेटर डाइड इन 647 सीई। हर्षवर्धन की डेथ 647 सीई में हो गई थी। ठीक है, बट हाँ जब इनकी डेथ हुई थी तो कोई हायर नहीं था, तो हर्षवर्धन क्या माने जाते हैं, लास्ट हिंदू किंग जो कि मतलब इंडिया में इतने बड़े पार्ट पर रूल किए थे। ठीक है, नियर अबाउट पूरा नॉर्थ ये कॉन्क्वर्ट कर लिए थे, तो हर्षवर्धन लास्ट हिंदू किंग थे जो कि पूरे इंडिया में इतने लार्ज पार्ट पर रूल किए थे। इसके बाद से क्या स्टार्ट हो गया था, मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था। ठीक है,
यहाँ से क्या हुआ, हर्षवर्धन के डेथ के बाद क्या हुआ, पुष्यभूति डायनेस्टी का एंड हुआ और मुस्लिम रूल स्टार्ट होने का मतलब धीरे धीरे प्रोसीड कर गया था। तो आई होप हर्षवर्धन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। सबसे मेन तो यही था कि इनको कौन कौन सा टाइटल मिला, ये नॉर्थ इंडिया पूरा एक्वायर कर लिए थे, साउथ इंडिया आ रहे थे तो इनको पुलकेशिन सेकंड कहाँ पर रोके ये ध्यान दीजिएगा, नर्मदा रिवर पे, ठीक है, वहाँ पे बैटल हुआ जिसमें पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को साउथ में आने से रोके हरा दिए थे वहाँ पे। ह्यून त्संग से हर्षवर्धन का काफ़ी अच्छा कनेक्शन था, दोनों एक दूसरे की बड़ाई किए। ह्यून त्संग अपने बुक में हर्षवर्धन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए और हर्षवर्धन इनसे इन्फ्लुएंस होकर के बुद्धिस्ट असेंबली कन्नौज में ऑर्गेनाइज करवाए थे, ठीक है। हर्षवर्धन के डेथ के बाद पुष्यभूति डायनेस्टी खत्म हो गई और यहाँ से मुस्लिम रूल धीरे धीरे करके नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट होने लगा, ठीक। अब आगे इस डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और सोसाइटी देखते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। हर्षवर्धन गवर्न हिज एम्पायर ऑन द सेम लाइन एज ऑफ गुप्ता, जैसे गुप्ता एडमिनिस्टर किए थे, ठीक है, वही उसी लाइन पे हर्षवर्धन भी अपनी आर्मी को एडमिनिस्टर कर रहा था, ठीक। बेसिक यूनिट इस टाइम पर भी विलेज ही था जैसे गुप्ता पीरियड में था, हमने पीछे अभी देखा ही। ऑफिसेज अंडर द किंग बिकेम हेरिडेटरी। अब क्या हुआ, जो ऑफिसेज थे किंग को हेल्प करने के लिए ऑफिसर्स बने हुए थे ना, तो वो ऑफिसर्स का जो ऑफिस था वो क्या हो गया, हेरिडेटरी, ठीक है। देखो इसका एक एग्जाम्पल भी है, जो ऑफिसर्स थे वो हेरिडेटरी हो गए थे, उसका एक एग्जाम्पल भी है। हरिसेना जो कि क्या था, महादंड नायिका, ये पोजीशन कैसे प्राप्त किए थे, अपने फादर से। इनके फादर पहले चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे जिसको महादंड नायिका भी कहा जाता था। इनके फादर के डेथ के बाद वो ऑफिस कौन एक्वायर किया था, हरिसेना एक्वायर किए थे, ठीक है। वन पर्सन कुड बियर मोर देन वन ऑफिसेस। अब देखो क्या हो सकता था, हर्षवर्धन के टाइम पे अब एक पर्सन एक से अधिक ऑफिसेस को एक्वायर कर सकते थे, एक से अधिक ऑफिसेस को होल्ड कर सकते थे। जैसे कि हरिसेना ने ही काफ़ी ऑफिसेस को होल्ड किया था, जैसे कुमार मात्य, संग्र विग्रहिका और यहाँ महादंड नायिका, ये तीन ऑफिसेस हरिसेना द्वारा ही होल्ड किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हर्षवर्धन के टाइम पे क्या था, एक पर्सन एक से अधिक ऑफिसेस को होल्ड कर सकता है, ठीक। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि किसको क्या बोलते थे, जैसे कि चीफ बैंकर या मर्चेंट को क्या कहा जाता था, श्रेष्ठी। लीडर ऑफ मर्चेंट कार्नवास को सरथवाहा, चीफ क्राफ्ट्समैन को प्रथम कुलिका। ऐसे ही सब कुछ दिया हुआ है तो इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन देख लेना, जैसे गुप्ता एम्पायर चलता आ रहा था उसी के एडमिनिस्ट्रेशन उसी लाइन पे हर्षवर्धन ने भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन आगे लेकर के गए, ठीक। हाँ कुछ चीज़ें अलग थी, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, जो किंग को हेल्प करने के लिए जो एक ऑफिसर्स का ग्रुप था तो उनकी जो ऑफिसर्स थी अब हेरिडेटरी कर दी गई। इसका एग्जाम्पल है जैसे हरिसेना, अब एक ऑफिसर एक से अधिक ऑफिसेस को होल्ड कर सकते थे, इसका भी एग्जांपल हरिसेना का ही है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था, मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा। अब इकोनॉमी देखते हैं। देखो टैक्स यहाँ पे कलेक्ट किया जाता था, जो भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 एज अ टैक्स कलेक्ट किया जाता था। टैक्स किस पे लगता था, पोर्ट्स पे लगता था। इनकम फ्रॉम माइंस एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम वेसल्स वर अदर इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्सेज, मतलब कि टैक्स किस पे लगता था, पोर्ट्स पे लगता था, माइंस वगैरह पे लगता था। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स उस टाइम पे मेन इकोनॉमिक सोर्स था, ठीक है। सोसाइटी देखते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यून तशंग। देखो ह्यून तशंग के अकॉर्डिंग क्या था, सोसाइटी में कास्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे, सब कास्ट भी थे, अनटचेबल्स थे, आउटकास्ट भी थे। जैसे कि अभी हमने पीछे गुप्ता पीरियड में क्या देखा, चंडालास को देखा ना, वो आउटकास्ट थे, वैसे ही हर्षवर्धन पीरियड में भी ये था। विमेंस की पोजीशन फिर से डिक्लाइन करने लगी, जैसे हम देखते आ रहे हैं विमेंस की पोजीशन धीरे धीरे करके डिक्लाइन ही कर रही थी, बट गुप्ता एम्पायर में थोड़ा सा सही हुआ था, बट फिर से हर्षवर्धन पीरियड में विमेंस की पोजीशन डिक्लाइन करने लगी, ठीक है। विडो रिमैरेज अलाउड नहीं था, सती प्रथा यहाँ बहुत प्रिविलेंट कर रहा था, ठीक है। जो पहले स्वयंवर हुआ करता था वो यहाँ से खत्म कर दिया गया। स्वयंवर का मतलब हस्बैंड को चूज करने का जो राइट दिया जाता था वाइफ को, वो यहाँ से खत्म कर दिया। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि विमेंस की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अब हम रिलीजन देखते हैं और आर्ट एंड कल्चर। हर्षवर्धन टाइप का रिलीजन और आर्ट एंड कल्चर। देखो हर्षवर्धन क्या था, एक सेक्युलर किंग था, तो इनके टाइम पे बहुत सारे सेक्ट्स मतलब बहुत सारे रिलीजन थे और वो पीसफुली रहते थे, ठीक है। पर्टिकुलरली हर्षवर्धन पहले क्या था, शिव डिवोटी था, बट बाद में चल करके महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ह्यून तशंग ही हेल्ड इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस वंस एवरी 5 ईयर। ह्यून तशंग से इन्फ्लुएंस होकर के ही इन्होंने, हर्षवर्धन ने क्या किया था, महायान बुद्धिज्म में कन्वर्जन अपना ले लिया था। और ह्यून तसंग के अकॉर्डिंग क्या है कि हर्षवर्धन हर 5 साल पे एक बार इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया करता था, ठीक। समझ में आया। अब आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं। पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, हर्षवर्धनास पैट्रोनाइज द बाणभट्टा, मौर्य, मटांगा, दिवारका एक्सेट्रा, मतलब कि इनके टाइम पे आर्ट एंड लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे वे में था। बाणभट्टा ने क्या क्या लिखा था, हर्षचरिता, कादम्बरी और पार्वती परिणय। तो ये तीनों किताब किसके द्वारा लिखा गया था, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। हर्षचरिता, कादम्बरी और पार्वती परिणय ये बाणभट्टा द्वारा लिखा गया था। ही वॉज अ पोएट एंड कंपोज्ड 3 संस्कृत प्ले।
और 3 संस्कृत प्ले भी लिखे थे, कौन कौन सा, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ही हेल्ड 5 ईयरली डोनेशन सेरेमनी एट प्रयाग, अभी ये जो इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस का बात था वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। ब्रिक टेम्पल ऑफ लक्ष्मणा एट सिरपुर वॉज बिल्ड ड्यूरिंग हर्षा रूल, हर्षा रूल के टाइम पे क्या हुआ, लक्ष्मणा जो ब्रिक टेम्पल ऑफ लक्ष्मणा है सिरपुर में, वो बनाया गया था, वो बिल्ड हुआ था, ठीक। तो आई होप आप लोगों को रिलीजन और आर्ट एंड कल्चर भी हर्षवर्धन टाइम का समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंशियंट हिस्ट्री का मैराथन का सेशन कंप्लीट होता है। पूरा एंशियंट हिस्ट्री हमने ईजी वे में डिस्कस कर लिया। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।